हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज प्रमुख रोगों की दोस्तों। ठीक है, चर्चा करेंगे जो रोग हैं जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करने वाले हैं। देखो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस में 12 अक्टूबर में देखने को क्वेश्चन यहाँ से भरपूर मिलेंगे, क्योंकि ये वो एरिया है साइंस एंड टेक से 20 से 22 क्वेश्चन, करीब करीब 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो मिस नहीं करना है, जो जरूरी है आपके एग्जाम में उस पर जरूर चर्चा करनी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से आते रहे और आएंगे, इसलिए आप मिस मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है। आज से हो सकता है रोगों से एक दो क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट टाइम एक आया था कि पैथोजन से क्या क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन था, तो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, उसी पर चर्चा होगी। चलो, क्या है, विषाणु जनित रोग की चर्चा करेंगे। विषाणु जनित यानी कि जो वायरस से होते हैं उनकी बात होगी। तो विषाणु क्या है, लैटिन शब्द है इसका वायरस। रासायनिक संगठन देखें तो प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड वो कहलाता है क्या, विषाणु। केवल जीवित कोशिकाओं में ही ये इनकी वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है। इसकी शाखा को कहते हैं विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी। हेपेटाइटिस बी क्या है, इसका जो हेपेटाइटिस बी है ये होता है हैपा डीएनए वायरस। ये हैपा डीएनए वायरस परिवार से होता है। प्रभावित अंग है लिवर, और लिवर में सूजन एवं जलन होती है, इसके लक्षण है। संचार माध्यम है संक्रामक शारीरिक द्रव, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स की बात हो रही है। संक्रामक शारीरिक द्रव इसका क्या है, संचार मीडियम है इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स का, हेपेटाइटिस बी। विषाणु होगा लैटिन शब्द वायरस, रासायनिक संगठन प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड है, केवल जीवित कोशिकाओं में वंश वृद्धि है, ये हो गया विषाणु विज्ञान। नेक्स्ट है चेचक। चेचक क्या, अप्रैल 1977 में भारत चेचक मुक्त घोषित हुआ 1977 में। संचार का माध्यम था रोगी की त्वचा, स्किन से, थूक, वायु व वस्त्र आदि से। उत्तरदायी विषाणु था वेरियोला। वेरियोला था आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली से चेचक दोस्तों। वायरस आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली से ये रिलेटेड था चेचक। डेंगू की बात करेंगे। डेंगू क्या है, इसका नाम है हड्डी तोड़ ज्वर। डेंगू को कहते हैं हड्डी तोड़ ज्वर। डेंगू वायरस से होता है, ये फ्लेविविडे फैमिली का है। एडिज एजिप्टाई, एडिज एल्बोपिक्टस व क्यूलेक्स फैटिंगस नामक मच्छर से होता है ये डेंगू। रोग वाहक क्या है, एडिज एजिप्टाई, एडिज एल्बोपिक्टस व क्यूलेक्स फैटिंगस नामक मच्छर से। इसके लक्षण में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या का तेजी से गिरना, तीव्र शरीर दर्द के साथ तेज बुखार का होना, ये डेंगू के लक्षण हैं। ठीक है, हड्डी तोड़ ज्वर हो गया, डेंगू वायरस हो गया, एडिज एजिप्टी, एडिज एल्बोपिक्टस व क्यूलेक्स फैटिंगस नामक मच्छर। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या का तेजी से गिरना, तीव्र शरीर दर्द के साथ तेज बुखार का होना, ये डेंगू के लक्षण थे। कंठमाला रोग की बात करें, इसे कहते हैं मम्प्स। मम्प्स क्या है, मम्प्स ऑर्थोरिबोलस मम्प्स वायरस है। प्रभावित अंग है पैरोटिड ग्रंथि और अन्य नाम है गलसुआ, कंठमाला रोग के। पोलियो की बात करें, इसका प्रभाव है तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने का कारण। तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने का कारण है पेशियों तक संदेश पहुंचना बंद, ये होता है इसका पोलियो का प्रभाव। यानी कि ये नर्वस ऊतक होते हैं, उनके नष्ट होने का कारण है पेशियों तक संदेश पहुंचना बंद, पक्षाघात, पैरालिसिस होता है। कारण है पोलियो माइलिटिस विषाणु। पोलियो माइलिटिस विषाणु इसका एक क्या है, कारण है। संचार इसका यानी कि किसके माध्यम से होता है, दूषित भोजन ले रहे हैं आप, जल ले रहे हैं दूषित, तो इसके माध्यम से ही हो सकता है। भारत में पोलियो उन्मूलन यानी कि पोलियो इरेडिकेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1995 से। भारत में बाइवलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग हुआ। डब्ल्यूएचओ ने 24 फरवरी 2012 को भारत का सक्रिय पोलियो वायरस संचरण वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, 27 मार्च 2014 क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया। टीका था जोनास साल्क, जो वर्ष 1953 में पहला टीका लिखा। अल्बर्ट सोबिन की बात करें, पहली ओरल पोलियो वैक्सीन है ये। टीका कौन सा है, जोनास साल्क, वर्ष 1953 पहला टीका। अल्बर्ट सोबिन पहली ओरल पोलियो वैक्सीन है। समझ रहे हैं आप, एक एक चीज को डिटेल में देखिएगा, मिस मत कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। रेबीज रोग की बात करेंगे, केंद्रीय नाड़ी तंत्र की बात होगी। कारण है इसका रेबीज वायरस, अन्य नाम है जलांतक, और इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है रेबीज में। केंद्रीय नाड़ी तंत्र ये अंग है, ऑर्गन जो प्रभावित होता है। संचार है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी एवं रैकून आदि ये जंतुओं द्वारा प्रसारित। वैक्सीन खोज करता है लुई पाश्चर। वर्ष कौन सा है, 1885 में। प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता थे जोसेफ मीस्टर। प्रमुख लक्षण पानी से डर लगना, तेज बुखार, ये सारे लक्षण है इसके। पीत ज्वर की बात करें, येलो फीवर, इसका कारण है येलो फीवर वायरस। रोग वाहक है एडिज मच्छर, जिसे कहते हैं एडिज एजिप्टी। ये देख लो आंखों में येलो फीवर ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एडिज मच्छर की बात करें, एडिज क्या है, ये पीत ज्वर है, येलो फीवर है। डेंगू ज्वर, डेंगू फीवर। चिकनगुनिया की बात करें, जीका ज्वर की बात करें, ये एडिज मच्छर से। तो एडिज मच्छर से दोस्तों
येलो फीवर हो सकता है, डेंगू ज्वर हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, जीका फीवर हो सकता है, माइरो ज्वर हो सकता है। अन्य नाम है टाइगर मच्छर और पहचान है पैरों पर सफेद धारियां। समझ रहे हैं, ये है एडीज मच्छर, टाइगर मच्छर कहते हैं, और अन्य नाम है पैरों पर सफेद धारियां। निपा वायरस की चर्चा कर लें आप। निपा वायरस दोस्तों, निपा वायरस रोग की बात करेंगे। ये क्या है, प्रथम बार पहचान गई कहां पर, मलेशिया के गांव था सुंगाई निपा में। ये कहां पर आया, मलेशिया का गांव था सुंगाई निपा में। निपा विषाणु वायरस है, जूनोटिक रोग है, जूनोटिक। फ्लाइंग फॉक्सेज या फल चमगादड़ जो फ्रूट बैट होते हैं वहां से फैलता है ये निपा वायरस। और डेथ रेट कितना है, 50 से 75% डेथ रेट है इस निपा वायरस में। नेक्स्ट बात करेंगे जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये प्रभावित अंग है मस्तिष्क, कहां पर है, फ्लेविवरिडी कुल का विषाणु है, फ्लेविवराइडी कुल का विषाणु है जापानी इंसेफ्लाइटिस दोस्तों। ठीक है, रोग वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। तो जापानी मच्छर का जो रोग वाहक है वो है क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मस्केटो। ठीक है, संक्रमित क्या है, मानव एवं जंतु, मुख्यतः सुअर एवं जंगली पक्षी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बच्चों हेतु एंडेमिक महामारी के द्वारा होता है। रोकथाम, सुअरों को मानव रहायशी क्षेत्र से दूर रखना। ये जापानी इंसेफ्लाइटिस का क्या है, लक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे कोरोना वायरस। यह कोविड-19, जुकाम, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, ये सब बातें हुई। नोवल कोरोना वायरस की बात हुई। एनसीओवी वायरस 19 रोग वाहक क्या है, वायरस है। कोविड-19 की बात करेंगे, वैश्विक महामारी है। कोविड-19 में प्रभावी कुछ प्रमुख वैक्सीन है, जैसे मैं बता दूं, मॉडर्ना है, सिनोवैक है, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, स्पुतनिक लाइट है, नोवावैक्स है, कोवैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर बायोनोटेक है, एस्ट्राजेनेका है, सिनोफार्म है। ये सारी क्या है, वैक्सीन है जो ये सब पे काम करती है कोरोना वायरस पे। ठीक है, एड्स की बात करें, एड्स क्या है, संचार का माध्यम, असुरक्षित लैंगिक संभोग करना, दूषित रक्तदान है, संक्रमित माता से अपरायन की प्लेसेंटा द्वारा शिशुओं को क्या है, हो जाता है। इसका कारण क्या है, एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो विषाणु होता है उसकी वजह से। विश्व में एचआईवी के 2 प्रमुख उप प्रकार हैं, एचआईवी 1 और एचआईवी 2। भारत में एचआईवी 1 का सी टाइप प्रभावी है। प्रभावित अंग है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रभाव क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं जो डब्ल्यूबीसी को नष्ट हो जाना हो जाता है। अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। टी जो लिम्फोसाइट्स हैं नामक प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं जो डब्ल्यूबीसी का नष्ट हो जाना होता है इसमें। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो जो है उनके द्वारा HTLV ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स कारक की खोज हुई। पहचान के लिए परीक्षण कौन सा है, एलिसा परीक्षण है, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण है। किसके संचरण से नहीं होता, सूखे चुंबन से, हाथ मिलाने या साथ रहने से, खांसी व छींक से या मच्छर एवं खटमल के काटने से ये नहीं होता है दोस्तों। शब्द और देख लो कुछ और है, ये वैक्सीन देख लेना एक बार, कुछ और चर्चा करते हैं आपके साथ। शब्द एवं पैंडेमिक क्या है, पैंडेमिक रोग को ये है, पैंडेमिक रोग का विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल जाना। एपिडेमिक है, संक्रामक रोग का किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में ही तेजी से फैलना। एंडेमिक रोग का सीमित क्षेत्र या विशेष या जनसंख्या में स्थायी रूप से रहना या फैल जाना, ये कहलाता है एंडेमिक। परीक्षा दृष्टि की बात करें, H2 जो पद का उल्लेख किया गया है ये विषाणु जनित रोगों का प्रसार करना। कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी है कोविड-19, MERS मर्स, SARS सार्स। वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड की डोज है 0.5 ml यानी कि मिलीलीटर। भारत की कोविड वैक्सीन है कोविशील्ड, ये इंडिया की है। रूस की कोविड है वैक्सीन स्पुतनिक 5। विषाणु से होते हैं मम्स, रेबीज और हर्पीज। पोलियो के टीके की खोज की जोनास साल्क ने। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है डीएनए वायरस। एड्स विषाणु में होता है आरएनए एंड प्रोटीन। एड्स विषाणु में होता है आरएनए और प्रोटीन, समझ रहे हैं, एड्स में आरएनए और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट बात करें, जीवाणु जनित रोग क्या है, जीवाणु जनित, ये जीवाणु से होता है। सबसे सरल एक कोशिकीय आदि जीव है ये जीवाणु। सर्वव्यापी है, जल थल वायु जीवित एवं मृत जंतुओं में पाया जाता है। जनित रोग पौधों में, मानव में एवं पशुओं में ये जीवाणु पाया जाता है। क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, प्रभावित अंग है इसका फेफड़ा, लंग्स। कहां पर होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। खोज करता है इसके रॉबर्ट कोच, अन्य नाम है इसका यक्ष्मा। उपचार विधि है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स की बात हो रही है डॉट्स। WHO द्वारा प्रस्तावित वर्ष 1994 में। MDR टीबी की बात करें, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक जो औषधियों का प्रभाव खत्म हो जाना, तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव खत्म हो जाना ये जरूरी है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स है ये कौन सा, बैक्टीरिया का। इसका कारण डॉट्स या दवाइयों का कोर्स पूरा ना करना। और लक्षण क्या है, कफ के साथ खांसी और बलगम में खून आना। BCG वैक्सीन की बात करें
तो बैसिलस कैलेमिटी गुएरिन की बात हो रही है। खोजकर्ता कौन है? एल्बर्ट कॉमेट एवं कैमिल गुएरिन, ये इसके खोजकर्ता हैं, याद रखना। एल्बर्ट कॉमेट एवं कैमिल गुएरिन की बात हो रही है, बीसीजी की बैसिलस कालमेट गुएरिन की बात हो रही है। ड्रॉट्स या दवाइयों का कोर्स पूरा ना करना, ये इसके कारण है। नेक्स्ट बात करो, प्लेग की बात करेंगे। प्रभावित अंग है कौन सा? फेफड़ा एवं लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स इसके क्या है? लसिका ग्रंथियों के हैं। कारण है पैस्टुला पेस्टिस की बात हो रही है, या यर्सिनिया पेस्टिस की बात हो रही है, या बैक्टीरिया की बात हो रही है। रोग वाहक है कौन सा? पिस्सू। लक्षण है तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां होना, ये सारे इसके प्लेग के लक्षण हैं। समझ रहे हैं आप? इसमें लसिका प्लेग में क्या है? फेफड़ा एवं लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स हो गए। उसके बाद पास्टुला पेस्टिस है या यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है। रोग वाग हो गया पिस्सू, इससे बोलते हैं प्लिया। लक्षण है तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां, ये सब इसके कारण है। साल्मोनेला बेसिली जीवाणु की बात करें, रॉड के आकार का होता है, रॉड शेप्ड। किससे होता है? फूड पॉइजनिंग, रॉड किससे? भोजन विषाक्तता से। नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, कसाभिका की फ्लैगला युक्त होता है। प्रसार का माध्यम है संक्रमित जल, दूषित भोज्य पदार्थ इसका माध्यम है। हैजा की बात करें, हैजा क्या है? कॉलेरा, यह है विब्रियो कॉलेरी। खोज करते हैं रॉबर्ट कोच। प्रसार का माध्यम है दूषित जल एवं भोजन। लक्षण लगातार दस्त व उल्टियां। प्रभावित अंग आंख, कौन सा है? आंत, इंटेस्टाइन। हैजा से होता है दोस्तों आंत, इंटेस्टाइन इससे प्रभावित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है? इसका बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु बैक्टीरिया है। अन्य नाम इसका डिप्थीरिया का रोहिणी है। और आला है गला घोटू रोग। लक्षण सांस लेने में कठिनाई, टॉन्सिल बढ़ना। और वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन, संयोजित टीका है। और प्रभावित अंग है श्वास नली, इसका क्या है? श्वास नली। जो पायरेला है, पायरेला फसल की कीट है, कहां पर लगती है? गन्ना में। पायरेला फसल का कीट है, गन्ना। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं, काला किट और स्मट। कहां पर? गेहूं पर काला किट और स्मट। करनाल बंट रोग है गेहूं का। धान का टुंड्रो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। धान का टुंड्रो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। येलो वैन मोजेक गंभीर बीमारी है भिंडी की। स्पंजी टिश्यू ऊतक आम की एक प्रजाति की प्रभावित करती है, अल्फांसो। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल है साइट्रिक, मैलिक एवं ऑक्जेलिक अम्ल। समझ रहे हैं आप? येलो वैन मोजेक गंभीर बीमारी है भिंडी की। स्पंजी टिश्यू जो स्पंजी ऊतक है आम की एक प्रजाति की प्रभावित करता है, अल्फांसो। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल है साइट्रिक, मैलिक एवं ऑक्जेलिक, याद रखना। साइट्रिक, मैलिक एवं ऑक्जेलिक। लिटमस अम्ल क्षार सूचक मिलता है लाइकिन से। कपूर बनाया जाता है सिनोमोमम कैम्फोरा से। सिनोमोमम कैम्फोरा नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है कपूर। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट आ जाओ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतनी कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप हमारे लिए थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो प्लीज। इससे रिक्वेस्ट, संबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू भाइयों, कर दो। इतना तो आप समझते हो, इतना तो मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। चलो अब आते हैं काली खांसी पे, से बोलते हैं पर्ट्यूसिस। कारण क्या है? हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस के द्वारा या बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा होता है ये। अन्य नाम है कुकर खांसी, जिसे बोलते हैं वूपिंग कफ। लक्षण है लगातार खांसी का। और वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन। प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र इसका। काली खांसी से श्वसन तंत्र होता है जो क्या होता है? प्रभावित होता है। सुजाक, गोनोरिया की बात हो रही है। कारण क्या है? निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी इसका एक कारण है, गोनोरिया का, निसेरिया गोनोरी। प्रभावित अंग है मूत्र मार्ग। खोज करता है लुडविग सिंग्समंड निसेर 1879 में। लक्षण क्या है? मूत्र मार्ग में सूजन है। प्रसार का माध्यम है असुरक्षित यौन संबंध। नेक्स्ट बात करते हैं सिफिलिस। फ्रिड्रिच सॉर्डिन व एरिक हॉफमैन ने वर्ष 1905 में। रोग का कारण है ट्रिपोनेमा पैलिडम। प्रसार का माध्यम है असुरक्षित यौन संबंध। लक्षण है सिसिन में घाव। प्रभावित अंग है सिसिन। सिफिलिस से होता है दोस्तों। निमोनिया की बात करते हैं। फुफ्फस शोथ या फुफ्फस प्रदाह है इसका कारण। और कारण क्या है? यह है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसमें तेज बुखार का आना, फेफड़ा यानी लंग्स में पानी भर जाना। वैक्सीन क्या है? निमोकोकल वैक्सीन है, याद रखना, निमोनिया के लिए। प्रभावित अंग है इसका फेफड़े, लंग्स। नेक्स्ट बात करेंगे टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? अन्य नाम है आंत्र ज्वर, मियादी बुखार भी कहते हैं दोस्तों इसे। कारण है सैल्मोनेला टाइफी। खोज करता है कॉर्ल ईबत 1880 में। पहली बार कल्चर किया कहां पर? जॉर्ज जैकबी ने 1884 में पहली बार कल्चर किया। जॉर्ज जैकबी ने 1884 ईस्वी में। प्रभावित अंग कौन सा है? आंत। टीका है टैब वैक्सीन। संचार माध्यम है गंदा पेयजल। और लक्षण है तेज बुखार और सिर दर्द। ये टाइफाइड के लक्षण हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एंटीबायोटिक दवाएं। ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जीवाणु जनित विभिन्न रोगों के प्रति प्रभावी है। ग्राम एवं ग्राम दोनों प्रकार के जीवाणु के प्रति प्रभावी है। उदाहरण है कोलेरोमफेनिकोल, यह
क्लोरोमोम्फेनिकॉल, ये उदाहरण इसके। अन्य नाम है क्लोरोमाइसिटिन, एजिथ्रोमाइसिन आदि। पेनिसिलिन की बात करें, इसके खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्ष 1928 में। पहली एंटीबायोटिक क्या है? यह पेनिसिलियम नोटेटम कवक से नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो सीमित जीवाणुओं के विरुद्ध ही प्रभावी है दोस्तों। उदाहरण है एमोक्सिलिन और पेनिसिलिन आदि। इसके उदाहरण क्या है? एमोक्सिलिन और पेनिसिलिन, ये इसके उदाहरण है एंटीबायोटिक दवा के, याद रखना। टिटनेस की बात करेंगे, ये कारण है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। अन्य नाम है धनुष्टंकार, लॉक जो भी कहते हैं। लक्षण है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना, ये सब कारण है। वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन है। प्रसार का तरीका है मुख्यतः जंग लगे लोहे या धातु के टुकड़ों के घाव से संक्रमण। प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। इस टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है भाइयों। सल्फा दवा की बात करें, सल्फा ड्रग्स संश्लिष्ट दवाओं का समूह है। उदाहरण की बात करें कौन सा है? सल्फोनामाइड, क्या है? सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजिन आदि। सल्फोनामाइड के उदाहरण है प्रोटोनसिल है, सिबाजुल आदि। पहला सल्फा ड्रग है प्रोटेंसिल रुब्रुम, वर्ष 1935 में हुआ दोस्तों। ये पहला सल्फा ड्रग प्रोटेंसिल रुब्रुम है, वर्ष 1935 में हुआ। संश्लिष्ट दवाओं का समूह रहा है ये। नेक्स्ट बात करेंगे टीबी की बात करें, संक्रमण के द्वारा। टीबी है वायु के द्वारा, कॉलेरा हैजा है पानी के द्वारा, सिफिलिस है यौन संपर्क से, टिटनेस होता है घाव द्वारा। ये संक्रमण के कारण है। एथलीट फुट रोग की बात करें, एथलीट फुट की बात करें, कारण क्या है? कारण है ट्राइकोफाइटोन। दूसरा है टीनिया पेडिस नामक कवक, समझ रहे हैं? कारण है इसका ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस नामक कवक है। संचार का माध्यम है संक्रमित मृदा, संक्रमित अंग है त्वचा के मुलायम हिस्से विशेषकर उंगलियों के बीच की, वो होती है एथलीट फुट रोग यानी कि एथलीट डिजीज। तो कारण है इसका ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस, ये कवक होता है फंगी के द्वारा। कुछ और है, कुछ रोग देखो, संचार के माध्यम में शारीरिक संपर्क से प्रसार होता है। इसका कारण है माइकोबैक्टीरिया, लेप्रिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटासिस, ये होता है इसका रोग। विशेष तथ्य है वर्ष 2005 में भारत कुष्ठ मुक्त हो चुका है, याद रखना 2005 में। नेक्स्ट बात करेंगे क्या है? शरीर पर चकते एवं उनमें संवेदनशीलता खत्म होना इसके लक्षण है। ऊतकों का अपक्षय होना। निवारण हेतु प्रयास क्या है? 1983 से राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम की बात हो रही है 1983 से। उपचार में प्रयुक्त औषधियां एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी की बात हो रही है, डेप्सोन की बात हो रही है, रिफेम्पिसिन की बात हो रही है, क्लोफाजीमाइन की बात हो रही है। क्लोफाजीमाइन क्या है? क्लोफाजीमीन, यह एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी, डेप्सोन, रिफेम्पिसिन और क्लोफाजीमीन है, ये उपचार है औषधियों का, समझ रहे हैं? इधर बात करते हैं एस्परजिलोसिस रोग, एस्परजिलोसिस डिजीज की बात होगी। ये क्या है? एस्परजिलोसिस रोग डिजीज की बात करेंगे। ये कारण क्या है? एस्परजिलिस जाति यानी कि जेनस के कवक हैं। एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस नाइजर। लक्षण क्या है? दम घुटना, महकना आना। प्रभावित अंग कौन सा है इसका? लंग्स। इसमें एस्परजिलस जाति जेनस में ये कवक के द्वारा होता है दोस्तों, और इससे फेफड़ा यानी कि लंग्स प्रभावित होता है। अब आते हैं कवक जनित रोग। कौन से हैं? कवक मतलब फंगी। ये होता है थैलोफाइटा समूह का। लैटिन शब्द है इसका फंगस, शाब्दिक अर्थ है छत्रक या मशरूम। अध्ययन हेतु शाखा क्या है इसकी? माइकोलॉजी है। मृतोपीजी या परजीवी होते हैं ये। जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। संवहन ऊतकों का अभाव है। पर्णहरिम हरे रहित की बात करें, जड़ तनावा पत्ती का अभाव होता है इसमें, ठीक है। माइकोलॉजी मृतोपजीवी या परजीवी, जनन है बीजाणुओं द्वारा, संवहन ऊतकों का अभाव, ये इसमें अध्ययन हेतु याद रखना। और जड़ तनावा पत्ती का अभाव होता है पर्णहरिम रहित में। नेक्स्ट बात करेंगे परीक्षा दृष्टि से, बॉटुलिज्म की बात करेंगे। भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। डीपीटी का टीका क्या? डिप्थीरिया, कुकर खांसी या टिटनेस। टिटनेस रोग जाना जाता है लॉकजॉ जाने नाम से, लॉकजॉ नाम से। दंत क्षय का मुख्य कारण है कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार से। दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों से, ठीक है, उसके मध्य अंतर व्यवहार से होता है। ये बॉटुलिज्म समझ गए आप? भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। डीपीटी हो गया डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। टिटनेस रोग जाना जाता है लॉकजॉ नाम से। दंत क्षय का मुख्य कारण है कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। अब आ जाओ अर्गाटत्व पर रोग है, एर्गोटिज्म बोलते हैं। अर्गाटत्व पर रोग है एर्गोटिज्म, इसका कारण है क्लेविसेप्स पर्पुरिया और कवक। क्लेविसेप्स पर्पुरिया कवक की बात हो रही है। संचार माध्यम क्या है? संदूषित अनाज का उपभोग। लक्षण दस्त व उल्टी, हाथ पैर में संवेदना खत्म होना, ड्रॉपसी आदि, ये सब लक्षण है अर्गाटत्व रोग एर्गोटिज्म का। क्लेविसेप्स पर्पुरिया कवक है। संचार माध्यम है संदूषित अनाज का उपभोग। लक्षण है दस्त व उल्टी, हाथ पैर में संवेदना खत्म होना, ड्रॉपसी आदि। प्रभावित अंग है पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इसके प्रभावित अंग हैं। परीक्षा उपयोगी की अर्गाटत्व उपयोग से होता है संदूषित अन्न के।
अर्गा 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 अर्गटा ये अर्गटा तप्य उपयोग से होता है, सॉरी गाइस, अर्गटा तप्य उपयोग से होता है संदूषित अन्न के। जूनोटिक रोग है पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। कवक रोग है त्वचा का प्रदाह। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित अंग है यकृत। कौन सा? यकृत, लिवर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है क्लोरो क्या नाम है? क्लोरोम्फेनिकॉल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है क्लोरमेफेनिकॉल। सल्फाडेक दवाइयां दी जाती हैं जीवाणु जनित रोग के लिए, दी जाती हैं। प्रमुख रोग है उत्तरदायी कवक। क्या है प्रमुख रोग उत्तरदायी कवक से? ये होता है एथलीट फुट, ट्राइकोफाइटोन कवक, या जियोट्राइकोसिस, जियोट्राइकोसिम, जियोटोकिम, कैंडिडम कवक। दाद होता है रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटोन वेरिकोसम कवक। कैंडिडाइसिस होता है गंजापन यानी बाल्डनेस, टीनिया कैपेटिस कवक। खाज स्कैबीज, एक्रिस स्कैबीज कवक होता है। त्वचा प्रदाह होता है डर्मिटाइटिस, दमा, अस्थमा। ये होता है एस्परजिलस फिगमेंटस कवक। ये सारे कवक के उदाहरण है, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये अफ्लाटॉक्सिन विष, इसकी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आते हैं, ये टॉक्सिन का मतलब ही विष होता है, ये अफला मतलब अफला। तो अफ्लाटॉक्सिन विष क्या है? इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों एस्परजिलस फ्लेवस से। ये एस्परजिलस फ्लेवस से इसकी उत्पत्ति होती है, और एस्परजिलस फिगमेंटस से भी होती है। पेनिसिलियम, आइसलैंडिकम आदि कवक होते हैं, ये क्या होते हैं? फंगी होते हैं, उनके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं एफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन है ना विष कहते हैं। इनका संचार माध्यम क्या है? मक्का, मूंगफली आदि के द्वारा, मक्का, मूंगफली आदि फसलों के द्वारा। प्रभावित अंग है लिवर, यानी कि इसमें यकृत, लिवर कैंसर हो जाता है इस अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा? अफ्लाटॉक्सिन विष के द्वारा। कैंसर कारक होते हैं ये, कैसे होते हैं? कैरिकोनोजोन होते हैं कैंसर कारक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक फंगस। अन्य नाम है इसका मिकोरोमाइकस। क्या है? मिकोरोमाइकोसिस, यह है मिकोरोमाइकोसिस इसको बोलते हैं। और इससे पूर्व नाम इसका क्या था? जाइगोमाइकोसिस। कारण क्या है? मिकोरोमाइसिटिस कवक के द्वारा होता है दोस्तों, मिकोरोमाइसिटिस कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा। कोविड-19 के संदर्भ में प्रमुख पोस्ट कोविड रोग बनकर उभरा ये कौन सा? ब्लैक फंगस। समझ रहे आप? कोविड-19 के संदर्भ में प्रमुख पोस्ट कोविड रोग बनकर उभरा। मृत्यु दर थी लगभग 46 to 96%। ये डेथ रेट था। प्रभावित अंग है इसका साइनस, फेफड़े और मस्तिष्क। साइनस, फेफड़े और मस्तिष्क जो है इसके प्रभावित अंग है। नेक्स्ट बात करेंगे खाद्य योग्य कवक की बात करेंगे। ये होता है छत्रक होता है, जिसे खाते हैं लोग, क्या बोलते हैं? ये जो मशरूम होता है, मशरूम, ये मशरूम वही है, छत्रक, इसे बोलते हैं एग्रीसियस। गुच्छी होता है, ये भी आया है यूपीएससी में आया क्वेश्चन है ये मोर्चला, इसको गुच्छी को बोलते हैं, मोर्चला। तो ये खाने योग्य है, ये क्या है? आप एज ए फूड इनको ले सकते हो। अब निद्रा रोग की बात करेंगे। नाउ स्लीपिंग सिकनेस की बात करेंगे। तो स्लीपिंग सिकनेस का, निद्रा रोग का जो कारण है वह ट्रिपोनोसोमा, ये प्रोटोजोआ, ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ है जो निद्रा रोग के लिए क्या है? जिम्मेदार है। सीसी मक्खी इसकी क्या है? वाहक है। लक्षण क्या है? दिन में भी नींद से बोझिल होना, ऊँघते रहना, ये है स्लीपिंग सिकनेस का कारण। प्रभावित अंग क्या है? रुधिर, ब्लड में प्रॉब्लम होती है। सेरिब्रोस्पाइनल, शारीरिक द्रव में प्रॉब्लम होता है। हृदय पेशियां हैं, जनद है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जहरीला जब कवक, ये अमानिटा लाइकोपर्डोन की बात हो रही है। जहरीला कवक की बात करें तो ये अमानिटा और लाइकोपर्डोन, याद रखना इनको। मलेरिया डिजीज की बात करेंगे। यहाँ पर मलेरिया क्या है? देखो, मलेरिया की खोज करता थे सर रोनाल्ड रॉस। कौन थे? सर रोनाल्ड रॉस मलेरिया की खोज करता थे। नोबेल पुरस्कार मिला है 1902 में, 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और इस मलेरिया से प्रभावित अंग है आरबीसी एंड प्लिया। आरबीसी तथा प्लिया जो स्प्लीन है वो इससे प्रभावित अंग है। इसका कारण है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। इसकी 4 प्रजातियां होती हैं। कौन सा है? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। जो सबसे ज्यादा इंडिया में जो मलेरिया फैलता है वो इस प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से फैलता है। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसके लिए एक वैक्सीन बना रखी है दोस्तों, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए। क्या उसका नाम? फ्लैक्सीवाइडर करके है कुछ, ठीक है। तो 4 प्रकार का वाइवेक्स है, मलेरी, ओवेल और फैल्सीपेरम। भारत में 60 से 65% केस पी वाइवेक्स के, दो मैं ऊपर बात कर रहा था, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा फैलते हैं और बाकी के 30 से 35% केस पी फैल्सीपेरम के द्वारा फैलते हैं। रोग वाहक कौन है? इसका रोग कौन वाहक करता है? ये मादा एनफ्रीज मच्छर है। विश्व मलेरिया दिवस मनाए जाते हैं 25 अप्रैल को। प्राकृतिक औषधियों की बात करेंगे, कुनैन जो सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। कृत्रिम औषधियों की बात करेंगे तो एट्रिबिन, मेलुब्रिन और रेसोचिन होती है। कामाक्विन एंड क्लोरोक्विन, ये सारी कृत्रिम औषधियां हैं इसमें, समझ रहे आप? एट्रिबिन, मेलुब्रिन, रेसोचिन, कामाक्विन और क्लोरोक्विन। मच्छरों से बचाव के साधन की बात करेंगे
तो यह डीडीटी, डीडीटी, पायरेथ्रम, नेप्था तथा कपूर आदि के प्रयोग होता है इससे किससे, मच्छर से बचाव के साधन में। डीडीटी, पायरेथ्रम, नेप्था तथा कपूर आदि का प्रयोग होता है। जलाशयों में लार्वा खाने वाली बतखें तथा मछलियां जैसे गैम्बूसिया छोड़ना आदि क्या है, ये काम करती हैं जो जलाशय में लार्वा खाती हैं, जो मच्छरों के लार्वा को खाती है, जो बतखें तथा मछलियां से कहते हैं मछली गैम्बूसिया। पॉलीथिन, ये होता है पॉलीथिन नामक पायरेथ्राइड कीटनाशक का प्रयोग होता है। पॉलीथिन नामक पायरेथ्राइड कीटनाशक का प्रयोग होता है। कुनैन एवं डेराप्रिम आदि रोग कुनैन एवं डेराप्रिम आदि रोग निरोधी औषधियों का प्रयोग होता है। इसमें इस यूज में दोस्तों, मलेरिया वाले में कुनैन एवं डेराप्रिम आदि रोग निरोधक औषधियों का प्रयोग होता है। वैक्सीन कौन सा है, अफ्रीकी देश मलावी में WHO द्वारा लॉन्च किया गया था अप्रैल 2019 में, ये वैक्सीन दोस्तों। ठीक है, ये हो गया, आप समझ के चारों। और एक बार और देख सकते हो माई कौन कौन सी कृति में, एट्रिबिन, मेलुबिन, रेसोचिन, कामाक्विन हो गई, और ये हो गया क्लोरोक्विन। ये 4 औषधियां हैं बचाव के लिए, डीडीटी, पायरेथ्रम, नेप्था, कपूर आदि का प्रयोग, और जलाशय में लार्वा खाने वाली बतख और मछली को छोड़ा सकता है। ये है प्रोलिथिन, ये नामक पायरेथ्राइड जो है कीटनाशक का प्रयोग कुनैन व डेराप्रिम आदि रोग रोधी औषधियों का प्रयोग होता है इसमें। अब आते हैं इस पे अन्य परजीवियों पे। अन्य परजीवी रोग देखेंगे, क्या प्रोटोजोआ है, अन्य परजीवी रोगों के कारक हैं प्लेटिहेल्मिंथीज, नेमेटोडा है, ये सारे कारक हैं परजीवी वाले। कालाजार की बात करेंगे, ब्लैक फीवर की गाइस। ब्लैक फीवर क्या है, देखो ब्लैक फीवर जो है ये होता है लीशमैनियासिस रोग, इसका नाम क्या है, लीशमैनियासिस रोग है ब्लैक फीवर का, और ये होता है लीशमैनिया डोनवानी के द्वारा, लीशमैनिया डोनवानी के द्वारा होता है। ये एक प्रोटोजोआ है, ये क्या है, लीशमैनिया डोनवानी एक नामक प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा ये होता है। लक्षण की बात करेंगे, त्वचा तथा आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक कलाएं होती हैं जो इसमें रोगग्रस्त होती हैं। त्वचा तथा आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक कलाएं यानी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो रोगग्रस्त होती है, समझ रहे हैं आप। और ये होती है लेशमैनिया डोनवानी, लेशमैनियस रोग और लीशमैनिया डोनवानी नामक प्रोटोजोआ है। त्वचा तथा आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक कलाएं होती हैं रोगग्रस्त। प्रभावित अंग क्या है, त्वचा व संपूर्ण शरीर होता है। रोग वाहक कौन सी है, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो है कौन सी है, बालू मक्खी है, रोग वाहक है इसकी सैंड फ्लाई। नेक्स्ट बात करेंगे, आ जाओ नेक्स्ट, ये है सिस्टोसोमा रुग्णता, इसको क्या कहते हैं, सिस्टोमाइसिस, सिस्टोसोमाइसिस कहते हैं, सिस्टोसोमा रुग्णता होती है। इसका अन्य नाम है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, ये होता है, इसका अन्य नाम है बिलार्जिया, बिलार्जिया बोलते हैं इसको। सिस्टोसोमा नामक पर्णक्रमी है, पर्ण उसका कारक है, जैसे बोलते हैं फ्लूक्स, पर्णक्रमी होते हैं फ्लूक्स। संघ प्लेटीहेल्मिंथीज का है, ये किस संघ का है, प्लेटीहेल्मिंथीज का। तो अन्य नाम है इसका बिलार्जिया, बिलाहर्जिया। सिस्टोसोमा नामक पर्णक्रम है, फ्लूक्स है, संघ है इसका प्लेटीहेल्मिंथीज। प्रभावित अंग है इसका लिवर, आंत यानी कि इंटेस्टाइन व अन्य। प्रमुख लक्षण की बात करेंगे, त्वचा में खुजली, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द आदि होता है। प्रमुख लक्षण क्या है, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द आदि। प्रसार की बात करेंगे, विकासशील देशों में महामारी के रूप में होता है। परजीवी का संक्रमण है, मनुष्य तथा अन्य स्तनियों के रुधिर वाहिनियों में उपस्थित होता है। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों के रुधिर वाहिनियों में उपस्थित होता है। मलेरिया के बाद सर्वाधिक संक्रमण फैलाने वाला परजीवी रोग है ये कौन सा, ये फ्लूक्स वाला दोस्तों। मलेरिया के बाद सर्वाधिक संक्रमण फैलाने वाला परजीवी रोग है बिलार्जिया या सिस्टोसोमा रुग्णता, समझ रहे आप। प्रसार का माध्यम है, असुरक्षित पेयजल हो गया, स्वच्छता की कमी होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइजीन तरीके से नहीं रहते हो, तो ये इस रोग के क्या है, माध्यम है, मीडियम है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाओ, फैसियोला। फैसियोला होता है, ये संघ है इसका प्लेटीहेल्मिंथीज है। प्रकार है चपटा यकृत कृमि, लिवर फ्लूक होता है। रोग क्या है, फैसियोलिसिस हो जाता है भेड़, बकरी, सुअर और भैंस आदि में। ये फैसियोला क्या है, जानवरों में होता है, भेड़ है, बकरी है, सुअर, भैंस आदि में होता है। उसके जिगर की बड़ी बड़ी पित्त नलियां जो बाइल डक्ट्स हैं उनमें होता है, समझ रहे हैं। फैसियोला कहाँ पर होता है, बड़ी बड़ी पित्त नलियों में, बाइल डक्ट्स में ये होता है फैसियोलिसिस, जो भैंस, बकरी, सुअर व भैंस में होता है और भेड़ों में। फाइलेरिया की बात करेंगे, ये क्या है, इसका नाम स्लीपद, स्लीपद हाथी पाँव भी कहते हैं इसका, से एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं फील पाँव। इसका कारण है बुचरेरियाई ब्रैंकप्टाई, बुचरेरियाई ब्रैंकप्टाई नामक गोलकृमि है। क्या है, बुचरेरियाई ब्रैंकप्टाई नामक गोलकृमि है। संघ क्या है इसका, नेमेटोडा है। रोग भाग कौन सा है, मादा क्यूलेक्स मच्छर है। लक्षण कौन से हैं, हाथ, पैर, जननांग सहित अन्य अंगों का फूलकर विकृत होना। प्रभावित अंग की बात करेंगे, यह लिम्फ ग्रंथियां, क्या है, लिम्फ ग्रंथियां हैं। ये फाइलेरिया की, फाइलेरिसिस की क्या है, रोग की वाहक है, समझ रहे हैं। तो लिम्फ होते हैं, लिम्फ नोड। अब आ जाओ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होती है, ये क्या है, प्रभावित अंग है इसका केंद्रीय तंत्र का तंत्र। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इसका केंद्रीय तंत्र का तंत्र का क्या है, प्रभावित अंग है। प्रसार का माध्यम है, सुअर के मांस का भक्षण,
सुअर के मांस का भक्षण, फीताकृमि के अंडों से युक्त संक्रमित जल का प्रयोग। समझ रहे आप? तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जो है केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। प्रसार का माध्यम है सुअर के मांस का भक्षण, फीताकृमि के अंडों से युक्त संक्रमित जल का प्रयोग। ये इसके क्या है? प्रसार, जो फैलने का जो माध्यम है। त्वचा के ऊपर उभार होता है, लंप होता है, सिर दर्द होता है, ब्रेन ट्यूमर जैसा आभास होता है इस न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में। कारण क्या है? टीनिया सोलियम नामक फीताकृमि जो है प्लेंटी हेलमंथी संख्या कारक होता है। विशेष शब्द देख लें, 2003 में लेंडर पेस के मस्तिष्क में इसका संक्रमण हुआ था। 2003 में, समझ रहे हैं आप कितना खतरनाक है? 2003 में। तो यह न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। अब आ जाओ एस्केरिसिस पे। क्या है एस्केरिसिस? ये एस्केरिसिस होता है दोस्तों, इसका कारक है एस्केरिसिस नामक गुलकृमि, जिसे होता है संघ नेमेटोडा। औषधियाँ क्या है? चीनोपोडियम का तेल है एक औषधि, चीनोपोडियम का तेल, ठीक है। और दूसरा है मीबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल, ये इसकी एक औषधियाँ। चीनोपोडियम का तेल है, मीबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल इसकी क्या है? औषधियाँ हैं। एल्गोपार आदि इसकी औषधियाँ हैं। याद रखना, पूछ जाए तो यह इसका कारक क्या है? एस्केरिसिस रोग जो होता है गोलकृमि संघ नेमेटोडा है। बच्चों का पोषण ठीक से ना होना शारीरिक व मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है इस एस्केरिसिस के कारण। दोस्तों प्रभावित अंग कौन सा है? इंटेस्टाइन। तो एस्केरिसिस से प्रभावित जो अंग है वो है इंटेस्टाइन, आंत वाला। कौन सा है? आंत। और बात करें नोट, एस्केरिसिस की अवस्था है प्रथम तरुणोडिंब। कहाँ पर है? प्रथम तरुणोडिंबक में। ये होता है रिहेबिलिटी फॉर्म लार्वा के द्वारा। द्वितीय जुवेनाइल अवस्था होती है। एम्ब्रियोनेटेड अंडे, मनुष्य हेतु संक्रामक होता है ये, एम्ब्रियोनेटेड अंडे होते हैं दोस्तों। गॉट, ये सारी कहानी है इसमें। अब आगे आएंगे वंशागति रोग, जिन्हें बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। क्या है? परिभाषा इसकी समझो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले रोग को कहते हैं कौन सा? जेनेटिक रोग। दोषपूर्ण जीन यानी कि डिफेक्टेड जीन होते हैं इसमें। वंशागति रोग की बात करेंगे, जेनेटिक डिजीज की बात करेंगे। गुणसूत्र संख्या की त्रुटि, एरर्स ऑफ क्रोमोसोम से होता है। और जीनी व्यक्तिक्रम, जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है। डाउन सिंड्रोम है, ये क्या है? गुणसूत्र संख्या की त्रुटि, एरर्स ऑफ क्रोमोसोम से डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम हो गया, क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम हो गया। और जीनी जेनेटिक डिसऑर्डर से ये एरर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम। और ये हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर रंजकहीनता यानी कि एल्बिनिज्म हो गया, एल्बिनिज्म हो गया। एल्केप्टोन्यूरिया हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया हो गया, रंजकहीनता और एल्केप्टोन्यूरिया हो गया। और फेनिलकेटोन्यूरिया हो गया और आरएच फैक्टर हो गया। ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, यू नो। एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीनता, एल्केप्टोन्यूरिया हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया हो गया और फेनिलकेटोन्यूरिया हो गया दोस्तों। फेनिलकेटोन्यूरिया होगा और आरएच फैक्टर हो गए, जो वंशागति रोग हैं, जेनेटिक डिजीज हैं। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट बात करेंगे, एक एक चीज याद रखना, एक बार और देख लो। गुणसूत्र से होता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम। और जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, फेनिलकेटोन्यूरिया और आरएच फैक्टर। अब आते हैं हीमोफीलिया पे गाइस। हीमोफीलिया कलर चेंज कर लें, ठीक है। ये होता है आधे रक्तस्राव। रक्तस्रावण क्या है? ब्लीडर्स डिजीज होती है। शाही रोग है, ये रॉयल डिजीज है दोस्तों। हीमोफीलिया इज रॉयल डिजीज। प्रथम ज्ञात रोगी था इसमें महारानी विक्टोरिया। फिर कर क्या? लिंग सहलग्न वंशानुगत रोग है। लिंग सहलग्न रोग वाक क्या है? वाक है कैरियर, स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया की जो वाक है कैरियर है वो स्त्रियां होती हैं दोस्तों, स्त्रियां। जबकि रोग जो है पुरुषों को प्रभाव करता है। नहीं, रोग वाहक कौन है? जबकि रोग पुरुषों को प्रभावित करता है, वाहक है स्त्रियां। प्रभाव क्या है? रुधिर में थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया का कारण है कि रुधिर में, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं बनती है, थक्का नहीं बनता है। चोट लगने पर लगातार ब्लड का बहते रहना, ये इसका प्रभाव है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट बात करेंगे पेशी दुष्पोषण की बात करेंगे, मस्कुलर डायस्ट्रोफी की बात करेंगे, मस्कुलर डायस्ट्रोफी की बात करेंगे। क्या है? अनवरत प्रसार पीढ़ी दर पीढ़ी रोगों का इसमें होता है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। आनुवंशिक रोग एक्स गुणसूत्र से संलग्न करते हैं। कारण क्या है? एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन का निष्पीडन होता है। प्रभाव क्या है? मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। पेशियां दुष्पोषण की बात करें तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी इसका कारण है एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन का निष्पीडन। आनुवंशिक रोग यानी कि एक्स गुणसूत्र से संलग्न अनवरत प्रसार पीढ़ी दर पीढ़ी रोग की बात होती है, यह पेशीय दुष्पोषण यानी मस्कुलर डायस्ट्रोफी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट फेनिलकीटोनुरिया या फेनिलकीटोनुरिया रोग, जिसे बोलते हैं पीकेयू। फेनिलकीटोनुरिया या फेनिलकीटोनुरिया रोग दोस्तों, इसे बोलते हैं पीकेयू। मूत्र में फेनिल पायरुविक अम्ल का आना, ये होता है फेनिलकीटोनुरिया दोस्तों, फेनिलकीटोनुरिया रोग पीकेयू। मूत्र में फेनिल पायरुविक अम्ल आता है। तंत्रिका ऊतक में फेनिलएलनिन के जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धता या मानसिक जड़ता आ जाती है।
मूत्र में फेनिल पायरुविक अम्ल आना, तंत्रिका ऊतक में फेनिल एलेनिन के जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धता या मानसिक जड़ता आना। प्रभाव क्या है? फेनिल एलेनिन को टायरोसिन नामक अमीनो एसिड में बदलने वाला एंजाइम फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है इसमें। समझ रहे आप? फेनिल एलेनिन को टायरोसिन नामक अमीनो एसिड में बदलने वाला एंजाइम फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी में हो जाती है इसमें। रुधिर में फेनिल एलेनिन की वृद्धि हो जाती है। ब्लड में क्या होता है? फेनिल एलेनिन की वृद्धि हो जाती है इस फेनिल कीटोनेमिया या कीटोनुरिया रोग से। अब परीक्षा की दृष्टि से देखो, मलेरिया से प्रभावित अंग आपका प्लिया, पहले भी बात हुई है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, दो तरीके का बताया जिसमें 60-65% ज्यादा होता है जो है वाइवेक्स, और दूसरा होता है फैल्सीपेरस। तो मलेरिया से प्रभावित अंग प्लिया, स्प्लीन होती है तिल्ली। मलेरिया व डेंगू में उपनिष्ठ है मच्छर की प्रजाति मादा मच्छर। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की सर रोनाल्ड रोशनी। गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। निद्रा रोग होता है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से, क्या होता है? सिंगल कोशिकीय जीव है निद्रा रोग। 2003 में लैंडर पेस के मस्तिष्क में था एक सिस्ट, जिसे क्या बोला गया? सिस्ट था, 2003 में लैंडर पेस के मस्तिष्क में था गाइस। अब आते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस पे। क्या है? लाल हरा अंधापन, इसे बोलते हैं डेल्टोनिज्म। लाल हरा अंधापन होता है वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे, लाल हरा अंधापन की बात करेंगे, ये सारे रोग होते हैं इसमें। लाल हरा अंधापन, डेल्टोनिज्म होता है कलर ब्लाइंडनेस। प्रकार क्या है? अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रोग है रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज। रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रोग। रोगवाहक कौन है? इसकी जेनेटिक कैरियर होती है स्त्रियां। रोगवाहक हैं स्त्रियां, यानी कि जेनेटिक कैरियर। रोगग्रस्त कौन है? पुरुष। प्रभाव क्या है? लाल व हरा रंग पहचानने में असमर्थ। कौन सा? रेड एंड ग्रीन, याद रखना आरजी। रेड एंड ग्रीन, लाल व हरा रंग पहचानने में असमर्थ होता है कौन? कलर ब्लाइंडनेस में, लाल और हरा, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस दोस्तों। अब आ जाओ इधर, वाहक जो है वाहक होती है महिला का विवाह सामान्य पुरुष यानी एक्स वाई से हुआ है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस मतलब अगर वाहक महिला जिसमें एक्स सी का मतलब यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस को वो कैरी कर रही है, तो वाहक महिला हुई, सामान्य पुरुष से हुआ। तो ये जो है जो पुरुष है उसमें उसके बच्चों में, इन दोनों के बच्चों में, उसमें उसकी बच्चों में होगा जो है एक्स एक्स वालों में नहीं, एक्स वाई वालों में होगा, इनमें होगा जो इससे पैदा होंगे। समझ रहे आप? जिसमें एक्स एक्स सी हो सकते हैं, यानी कि इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि 50% पुत्र सन जो बेटा होंगे वो वर्णांध हो सकते हैं तथा 50% सामान्य हो सकते हैं। वही पुत्रियां 50% वाहक होंगी, 50% सामान्य होंगी। इस रोग में जो वर्णांधता है दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें जो पुरुष है ना वो प्रभावित होते हैं और जो महिलाएं वो कैरियर है इसकी, सिर्फ तो वाहक वो ले जाती है। तो 50% क्या होगा? पुरुष जो है वर्णांध होंगे जो बच्चे हैं, और 50% जो महिलाएं वाहक होंगी और सामान्य भी हो सकती है। वाहक महिला का विवाह वर्णांध पुरुष से हुआ है, तो अगर कोई वाहक महिला है वर्णांध पुरुष है तो क्या हो सकता है? तो उसके तीनों बच्चों में, यानी कि 50% में हो सकता है, ये बच्चा ऐसा इसमें नहीं होगा। 50% वर्णांध तथा 50% सामान्य हो सकते हैं, और 50% पुत्रियां भी वर्णांध हो सकती हैं और 50% वाहक हो सकती हैं। ये है। ऊपर वाले में तो ये था कि वो वाहक होंगी या सामान्य होंगी, लेकिन अब इसमें यह है कि वो वर्णांध भी हो सकती हैं और वाहक भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, विभिन्न परिस्थितियों में वर्णांधता की वंशागति। समझ रहे आप? सामान्य महिला है उसका विवाह वर्णांध पुरुष से है, तो वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला की स्थिति की बात करेंगे। क्या हो सकता है? सभी स्त्रियां, सभी पुत्रियां वाहक तथा सभी पुत्र सामान्य होंगी। अगर महिला सामान्य है, वर्णांध पुरुष है, तो सभी पुत्रियां वाहक होंगी, यानी कि उन सभी पुत्रियों के पास वो कैरियर होंगी, वो ले जाएंगी जो उन वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला से पैदा हुई है, लेकिन सभी पुत्र सामान्य होंगे इस स्थिति में। दूसरा है वर्णांध महिला है और विवाह सामान्य पुरुष से हुआ है, तो सभी पुत्र वर्णांध हो सकते हैं, सभी पुत्र वर्णांध हो सकते हैं तथा सभी पुत्रियां वाहक होंगी। ऐसा इस निष्कर्ष पर निकले 4 निष्कर्ष आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया। एल्कैप्टोन्यूरिया इसका कारण होमोजेंटिसिक अम्ल का विखंडन नहीं होने से। समझ रहे? एल्कैप्टोन्यूरिया होमोजेंटिसिक अम्ल का जो एसिड है विखंडन नहीं होने से, मूत्र में इसकी मात्रा बढ़ना, होमोजेंटिसिक डाइऑक्साइड एंजाइम की कमी से होता है। होमोजेंटिसिक डाइऑक्साइड एंजाइम की कमी से होता है एल्कैप्टोन्यूरिया। प्रभाव क्या है? मूत्र में होमोजेंटिसिक अम्ल का उत्सर्जन जोड़ों में गठिया हो जाता है। क्या हो जाता है? गठिया हो जाता है, और मूत्र में होमोजेंटिसिक अम्ल का उत्सर्जन हो जाता है। इसके प्रभाव से बात करेंगे थैलेसीमिया की। अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया, याद रखना। अल्फा थैलेसीमिया कौन सा? अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता का कारण होता है। प्रभाव है शरीर में अत्यधिक अरक्तता, एनीमिया। शरीर में अत्यधिक अरक्तता है, इसका प्रभाव है थैलेसीमिया का। टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे।
गुणसूत्र संख्या की त्रुटियां की बात कर रहे हैं फिलहाल है। तो गुणसूत्र संख्या जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या की त्रुटियां, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे। कारण क्या है, लिंग गुणसूत्र जो सेक्स क्रोमोसोम में केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है अर्थात मोनोसोमिक होता है, 44 प्लस एक्स होता है, कुल गुणसूत्र हो गए 45। प्रभाव क्या, स्त्री नपुंसकता हो सकती है इस टर्नर सिंड्रोम से। ठीक है। लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है, समझ रहे हैं, अर्थात मोनोसोमिक यानी कि 44 प्लस एक्स, कुल गुणसूत्र हो गए 45, स्त्री नपुंसकता हो सकती है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 की जगह 3 हो जाते हैं, यानी कि ट्राइसोमिक ये होता है, मोनोसोमिक सिंगल, और ट्राइसोमिक हो जाता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई। कुल गुणसूत्र हो गए यहाँ पर 45 थे, यहाँ 47 हो गए, पुरुष नपुंसकता हो सकती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुष नपुंसक हो सकता है, और ज्यादा मत घुसो, टर्नर सिंड्रोम में स्त्री नपुंसक हो सकती है। ये पूरी कहानी यहाँ समझो फिलहाल। डाउन सिंड्रोम पे आ जाओ। अन्य नाम है सब मंगोलीय जड़ता, मंगोलाइड क्या है, एडलोकेसी, मंगोलाइड जड़ता यानी कि मंगोलाइड आइडियोसी बोलते हैं इसको, मंगोलाइड आइडियोसी, ये है इसका मंगोलीय जड़ता डाउन सिंड्रोम का हिसाब किताब। कारण क्या है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के 2 के बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं इसमें, यानी कि जो मंगोलीय जड़ता है, मंगोलाइड आइडियोसी डाउन सिंड्रोम के द्वारा होती है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें बोलते हैं ट्राइसोमिक। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमिक दोस्तों। प्रभाव क्या है, प्रभावित पुरुषों में क्या हो जाती है, नपुंसकता, प्रभावित पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है। लक्षण की बात करेंगे, व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, खुला मुख तथा तिरछी आंखें हो जाती है इस वाले रोग में। व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, खुला मुख तथा तिरछी आंखें हो जाती है। यह मंगोलीय जड़ता यानी मंगोलाइड आइडियोसी। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं, ट्राइसोमिक होता है। प्रभावित पुरुषों में नपुंसकता होती है। लक्षण है इसके, व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, खुला मुख और तिरछी आंखें। एल्बिनिज्म पे चर्चा करेंगे। एल्बिनिज्म पे आ जाओ भाई, क्या है, थोड़ा कलर डिफरेंट करते हैं। अन्य नाम है एल्बिनिज्म का रंजकहीनता। क्या है, रंजकहीनता इसका अन्य नाम है एल्बिनिज्म का। कारण आनुवंशिक विकार के कारण शरीर में मेलानिन पिगमेंट की अनुपस्थिति हो जाती है। ठीक है, आनुवंशिक विकार के कारण शरीर में मेलानिन पिगमेंट की अनुपस्थिति हो जाती है। एंजाइम का अभाव होता है टायरोसिनेज। समझ रहे हैं आप, एल्बिनिज्म जो है रंजकहीनता, आनुवंशिक विकार के कारण शरीर में मेलानिन पिगमेंट की अनुपस्थिति हो जाती है। आनुवंशिक विकार रंजकहीनता के कारण एंजाइम होता है टायरोसिनेज का अभाव। प्रभाव क्या है, त्वचा, बाल व आंखों में रंग का अभाव। त्वचा यानी कि स्किन, बाल व आंखों में रंग का अभाव होता है। मेलानिन के अभाव में हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के प्रति सुभेद होता है, यानी कि मेलानिन की इसमें कमी होती है, उसके कारण हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के प्रति सुभेद होता है, ये एल्बिनिज्म। अब आ जाओ नेक्स्ट, बब्बल बेबी सिंड्रोम। ये क्या है, इसका प्रभाव जन्म के समय से ही शिशु की प्रतिरक्षा तंत्र निष्प्रभावी, अंत संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशीलता होती है। जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र निष्प्रभावी, अतः संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशीलता होता है। अन्य नाम है इसके SCID यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। SCID क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी इसके नाम है, जिसे बोलते हैं बब्बल बेबी सिंड्रोम। समझ रहे हैं, और जन्म के समय से ही शिशु की प्रतिरक्षा जो नर्वस सिस्टम है निष्प्रभावी हो जाता है, अतः संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशीलता है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी इसका नाम है बब्बल बेबी सिंड्रोम का। समझ रहे, नामकरण देखिए, बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से सुरक्षा हेतु कीटाणु रहित, जिसे जर्मलेस प्लास्टिक के बुलबुलों के उपचार के कारण होता है ये नामकरण। जो बाह्य एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है उसमें उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से सुरक्षा हेतु कीटाणु रहित जर्मलेस प्लास्टिक के बुलबुलों, उसके इंक्यूबेटर्स में उपचार के कारण ही होता है इसका नामकरण। यह है एलिम्फोसाइटोसिस। क्या है, एलिम्फोसाइटोसिस जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी है। और ग्लेंजमॉन रेनिकर सिंड्रोम है, ग्लेंजमॉन रेनिकर सिंड्रोम है इस बबल बेबी रोग के अन्य नामों में। SCID है इसका नाम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, एलिम्फोसाइटोसिस, ग्लेंजमॉन रेनिकर सिंड्रोम है, ये इसके अन्य नाम है। हीनताजन या असंक्रामक रोगों की बात करेंगे गाइस, हीनताजन या असंक्रामक रोगों की बात करेंगे। हीनताजनक की बात कर रहे हैं, क्या है, हीनताजन या अन्न अभावजन्य रोग, खनिज की वजह से विटामिन या आवश्यक पोषक की कमी से उत्पन्न रोग हो जाता है, हीनताजन या असंक्रामक या अभावजन्य रोग। अब आते हैं कैंसर पे दोस्तों।
कैंसर क्या है? कैंसर जो है, कैंसर हेतु उत्तरदायी जो होता है वो होता है सर्वप्रथम एसआरसी के रूप में, एसआरसी के रूप में इसकी पहचान हुई। सर्वप्रथम कैंसर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रथम पहचान था एसआरसी के रूप में, खोजी 1970 में। सबसे पहले मुर्गियों में खोजा गया रॉस सर्कोमा वायरस, सबसे पहले मुर्गियों में खोजा गया रॉस सर्कोमा वायरस। कारण क्या है? कोशिकाओं में अनियंत्रित जो है अनकंट्रोल्ड विभाजन हो जाता है, विकास के कारण अनकंट्रोल्ड यानी कि अनऑर्गेनाइज ऊतक वृद्धि होती है, अनकंट्रोल्ड नहीं अनऑर्गेनाइज। तो कोशिका में अनियंत्रित विभाजन व विकास के कारण असंगठित ऊतक वृद्धि होने के कारण एक कैंसर रोग होता है। अब और ये क्या है? अब यह मेटास्टेसिस जिसे बोलते हैं अपरूपांतरण, अपरूपांतरण होता है इसका, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैल जाना, ये कहलाता है क्या? अपरूपांतरण, दूसरे निकटवर्ती अंग में फैल जाना। इसके कैंसर के 3 स्टेज होते हैं, स्टेज देख लो। पहला स्टेज शरीर के हिस्से में सीमित कैंसर कोशिकाएं, सेकंड में कैंसर कोशिकाओं का संक्रमित अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाना, थर्ड स्टेज लिम्फ नोड द्वारा कैंसर कोशिकाओं का शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंच जाना, यह था मेटास्टेसिस। लिम्फ नोड द्वारा कैंसर कोशिकाओं का शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचना मेटास्टेसिस कहलाता है। ये 3 स्टेज हैं। उपचार देखें, रेडियो फास्फोरस यानी कि P32 है, ये इसके उपचार में काम आता है। रेडियो फास्फोरस P32, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त होते हैं। ये चारों के चारों, तीनों के तीनों, रेडियो फास्फोरस P32, 60, कोबाल्ट 60 और आर्सेनिक 74। गोल्ड 198 याद रखना। इंटरफेरॉन अल्फा 2 है, ये क्या है? गुर्दे एवं रक्त कैंसर के उपचार हेतु यूज होते हैं। गोल्ड 198 और इंटरफेरॉन अल्फा 2 गुर्दे एवं रक्त कैंसर के उपचार हेतु होते हैं। किडनी वाले में भी ये काम आते हैं। अब आ जाओ अर्थराइटिस पे, से बोलते हैं गठिया रोग। क्या बोलते हैं? गठिया। ये क्या है? गठिया। गठिया रोग का कारण है शरीर के जोड़ों में, जो शरीर के जोड़ हैं, ठीक है, जो घुटने में होते हैं, यूरिक एसिड का जमा हो जाना, जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है, विशेषकर बढ़ती उम्र में गठिया होने की संभावना अधिक होती है। ड्रॉपसी रोग, इसका कारण है सरसों के तेल में मिलावट। ये ड्रॉपसी रोग का कारण है सरसों के तेल में मिलावट। ऑर्जिमन का तेल हो जाता है, सरसों के जो तेल के साइनाइड अंश में इसमें मिलते हैं, उजला रंग करने वाली मिलावट इसमें होती है ड्रॉपसी रोग में। समझ रहे हैं? सरसों के तेल में मिलावट, ऑर्जिमन का तेल, सरसों तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट है। प्रभाव है शरीर के मृदु ऊतकों, सॉफ्ट टिश्यूज में अतिरिक्त जल संचय के कारण सूजन आ जाती है। शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यू है, मृदु ऊतक है, उनके अतिरिक्त जल संचय के कारण सूजन आती है ड्रॉपसी रोग में। नेक्स्ट बात करेंगे, परीक्षा उपयोगी समझो। क्या है? ऑर्थराइटिस जो गठिया रोग होता है, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। एंथोफोबिया डर है, एंथोफोबिया ये था पुष्पों का, फूलों का, पुष्पों का, जो पुष्प होते हैं उसका डर है ये एंथोफोबिया। सिलोकोसिस एक है, फेफड़े संबंधित बीमारी है। सिलोकोसिस फेफड़े से, फेफड़े यानी कि लंग्स। पॉलिश हुए चावल से होने वाला रोग है बेरीबेरी। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उससे भोजन करना है, रोक देना चाहिए। यह पीड़ित है बुलिमिया नर्वोसा संबंधी विकार से। ब्लूबेमी सिंड्रोम होता है रक्त में मीथेमोग्लोबिन के कारण। ब्लूबेमी सिंड्रोम रक्त में, ब्लड में मीथेमोग्लोबिन के कारण हो जाता है। ब्लूबेमी नामक प्रदूषण कारित बीमारी होती है जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। जो ब्लूबेमी नामक प्रदूषण कारित बीमारी होती है जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, रक्त में मीथेमोग्लोबिन के कारण भी ब्लूबेमी सिंड्रोम हो जाता है। एंथोफोबिया की बात करेंगे, ये होता है मानसिक रुग्णता के कारण असंगत तथा काल्पनिक भय। एंथोफोबिया जिससे होता है फूलों से उसको प्रॉब्लम होती है लोगों को। एंथोफोबिया बता रहे थे अपन इधर, पुष्पों से डर लगता है, पुष्पों से, पुष्प मतलब फूलों। एंथोफोबिया हो गया मानसिक रुग्णता के कारण असंगत तथा काल्पनिक भय। व्युत्पत्ति हुई ग्रीक शब्द एंथोस, जिसे बोलते हैं फ्लावर्स, फूल। फोबोस मतलब होता है फियर, प्रभाव है पुष्पों तथा पुष्पों के भागों यानी पंखुड़ी आदि से भय उत्पन्न हो जाता है, बोलते हैं एंथोफोबिया। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे सिलोकोसिस। सिलोकोसिस की बात करेंगे गाइस। इसका कारण है धूल कणों के साथ सिलिका का श्वसन के माध्यम से अंदर जाना, यानी कि जो धूल कण है, डस्ट है, उनके साथ सिलिका का श्वसन के माध्यम से अंदर जाना। प्रभावित अंग है फेफड़ा। प्रभावित रोगी है निर्माण व खनन मजदूर। जो कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग वर्कर्स होते हैं वो इस सिलोकोसिस रोग से प्रॉब्लम करते हैं और ये फेफड़ों में जमा हो जाता है। बात करेंगे इटाई डिजीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहनी चाहिए दोस्तों। कारण है कैडमियम, इटाई में, कैडमियम में अधिक मात्रा के कारण इटाई रोग होता है। इटाई रोग होता है कैडमियम की अधिक मात्रा के कारण। सर्वप्रथम खोजा गया जापान के टोयामा प्रांत में। कहाँ पर? जापान के टोयामा प्रांत में इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण हो जाता है। कैडमियम की अधिकता का रीढ़ की हड्डी प्रभावित है, शरीर के जोड़, प्रभाव जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है। प्रभाव जोड़ों में असहनीय पीड़ा हो जाती है इस रोग से, इटाई रोग। कैडमियम की अधिक मात्रा जापान के टोयामा प्रांत में,
रीढ़ की हड्डी और शरीर के जोड़ प्रभाव जो है जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है। वातोत्माद यानी हिस्टीरिया, वातोत्माद कारण है तंत्रिका संबंधी रोग, लक्षण घबराहट, बेचैनी व बेहोशी। प्रभावित रोगी सामान्यतः जवान तथा अविवाहित महिलाओं में होता है ये हिस्टीरिया। वातोत्माद होता है, वातोत्माद तंत्रिका संबंधी यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। घबराहट, बेचैनी व बेहोशी सामान्यतः जवान व अविवाहित महिलाएं। विशेष शादी के बाद रोग के स्वतः ठीक होने की प्रवृत्ति होती है इस हिस्टीरिया में या वातोत्माद में। अब आते हैं बुलिमिया नर्वोसा, इसका मनोविकार है एक। कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना इसका कारण है, लक्षण है। थोड़े थोड़े समय पर खाते रहना, प्रभाव है वजन में वृद्धि और बाद में मृत्यु। ये बुलिमिया नर्वोसा इज ए डेंजर डिजीज। अब आ जाओ ब्लू बेबी सिंड्रोम पे आ जाओ। मिथेमोग्लोबिनिया की बात हो रही है, मैंने बताया था पहले भी। मिथेमोग्लोबिनिया ये इसका कारण है। ग्लोबोबिनेमिया पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नाइट्राइट द्वारा शरीर में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर मिथेमोग्लोबिन बनाना, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथेमोग्लोबिनेमिया जो है इसके अन्य नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम के। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता यानी कि उसकी बढ़ गई। नाइट्राइट द्वारा शरीर में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर मिथेमोग्लोबिन बनाना, इसके कारण रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। मुख्यतः नवजात शिशु में होता है। शिशु का शरीर नीला पड़ जाना, श्लेष्मा झिल्ली का नीला पड़ जाना इसके कारण है। शिशु का शरीर नीला पड़ जाना, श्लेष्मा झिल्ली का शरीर नीला पड़ जाना इसके कारण है। प्रभावित है इससे संपूर्ण शरीर इससे क्या है, प्रभावित है दोस्तों, संपूर्ण शरीर से प्रभावित है, याद रखना। बात करेंगे सेरेब्रल पॉल्सी की बात करने वाले हैं। प्रमस्तिष्क क्या होता है, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम सेरिबल होता है, सेरिब्रल है इसे याद रखना, जिसे बोलते हैं हम प्रमस्तिष्क। तो जो सेरेब्रल पॉल्सी है ये है प्रमस्तिष्क अंगघात, प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी कहते हैं। कारण है मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर द्वारा, किसको द्वारा, मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर द्वारा संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई क्षति से है। यानी कि इसका कारण मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर संचलन नियंत्रण केंद्र से हुई क्षति से कहते हैं सेरेब्रल यानी कि प्रमस्तिष्क अंगघात। व्युत्पत्ति सेरेब्रल जो है मस्तिष्क के जुड़ा हुआ एवं पॉल्सी जो है मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, ये इसका कारण है। लक्षण समझो, मांसपेशियों में असंतुलन, असामान्य मुद्रा, सही से ना चल पाना आदि। प्रभावित रोगी है मुख्यतः गर्भस्थ नवजात शिशु व 3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे इससे प्रभावित हैं। प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, समझ रहे आप। अब यहाँ जाओ, यहाँ पे क्या था, प्रमुख हीनता जन रोगों की बात करेंगे। प्रमुख हीनता जन रोग, एनीमिया होता है किससे, हीनता जन रोग है, लोहे की कमी से, लोहे की कमी यानी कि जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उसकी कमी से भी ये रोग हो जाते हैं। कौन कौन से, एनीमिया है रक्त क्षीणता यानी कि लोहे की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, ग्वाइटर या घेंगा आयोडीन की कमी से। मैरस्मस दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी सोर्स का अभाव होता है, उसे कहते हैं मैरस्मस। दीर्घकालीन आप फास्ट रखते हो, उपवास रखते हो, ठीक है। क्वाशेरकोर क्या होता है, प्रोटीन अलपता। मुर्गियों में रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, मुर्गियों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, ठीक है। मवेशियों का मैकडाउ रोग होता है प्रियंस नामक प्रोटीन के कारण, प्रियंस एक प्रोटीन होता है, तो मवेशियों का मैडकाउ रोग प्रियंस नामक प्रोटीन के कारण होता है, मैडकाउ। मधुमेह इंसुलिन की कमी से हो जाता है, और जीरोपथैलेमिया जो हो जाता है विटामिन ए की कमी से। एक बार और इंपोर्टेंट है ये चारों, सारे के सारों देखो, जीरोपथैलेमिया इसकी वजह से विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन ए, जीरोपथैलेमिया विटामिन ए की कमी से, ये होता है इंसुलिन की कमी से। मैड का होता है प्रियंस नामक प्रोटीन के कारण, विटामिन डी की कारण होता है मुर्गियों में रिकेट्स। क्वाशेरकोर होता है प्रोटीन में अल्पता। मैरस्मस होता है दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी सोर्स का अभाव। वाटर होता है आयोडीन की कमी, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी। एनीमिया क्या है, रक्त क्षीणता क्या है, लोहे की कमी। ये होते हैं इसमें प्रमुख हीनता जन रोग। नेक्स्ट बात करेंगे परीक्षा उपयोगी तथ्य, वंशानुगत रोगों की बात करेंगे। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये कैसे हैं, वंशानुगत रोग है। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। फेनिल कीटोनुरिया रोग से प्रभावित है, मानसिक जड़ता। अधिक रक्तस्राव है, आनुवंशिक विकार। ट्राइसोमी 21 नाम से जाना जाता है, डाउन सिंड्रोम। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है हीमोग्लोबिन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक खनिज है पोटेशियम, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। पोटेशियम अल्पता से संबंध है, निम्न रक्तचाप। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है हृदयघात से बचाने हेतु। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदयघात से।
लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुर्दे यानी कि किडनी पर। किस पर? किडनी पर यानी कि गुर्दे पर। बहुत ही बेहतरीन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों बने रहने चाहिए और लास्ट तक आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी साइंस की पेपर से, इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अल्जाइमर में बात करेंगे। अल्जाइमर थोड़ा बहुत खतरनाक डिजीज है गाइस, इसकी बात करने वाले हैं आप। देखो अल्जाइमर डिजीज, इसका प्रभावित अंग है मस्तिष्क। कलर चेंज कर लें थोड़ा सा अच्छा लगे। इसकी खोज किसने? जर्मन मनोचिकित्सक थे जिनका नाम है डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर। कारण था बीटा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन है, बी एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। इसका प्रभाव क्या है? स्मरण क्षमता क्षीण होना। प्रभावित रोगी मुख्यतः 48 से 65 आयु वर्ग या अधिक। वंशानुगत से प्राप्ति होती है। प्रकार क्या वंशानुगत होता है दोस्तों? जेनेटिक है, बढ़ती आयु में प्रकट होता है ये अल्जाइमर। तो ये किससे होता है? बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन से। मोतियाबिंद कैटरेक्ट की बात करेंगे नॉर्मल और इस तरीके से। लक्षण है आंख के लेंस का अपारदर्शी होना। उपचार है ऑपरेशन कर नया कृत्रिम लेंस लगा देना, ऑपरेशन से होता है कैटरेक्ट में। मायोपिया की बात करेंगे, अन्य नाम है इसका निकट दृष्टि दोष। लक्षण दूर की चीजें स्पष्ट ना दिखना। उपचार है अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस का लगना। उपचार मायोपिया में आप कॉन्केव यानी कि अवतल, मायोपिया अवतल लेंस लगा दें तो सही हो जाएगा। वही होता है हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष होता है। लॉन्ग स्लाइडेडनेस होती है, पास की चीजें स्पष्ट ना दिखना। हाइपर मेट्रोपिया में जो दूर दृष्टि दोष है, इसमें पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं, यानी कि जो दूर की हैं वो दिखती हैं। तो इसमें होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस काम करता है। नेक्स्ट आते हैं पार्किंसंस डिजीज है दोस्तों। पार्किंसंस यानी कि रोग है ये, पार्किंसंस डिजीज। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति के कारण डोपामाइन का स्तर कम होना। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति के कारण डोपामाइन का स्तर कम होना। डोपामाइन व पार्किंसंस रोग के संबंध के खोजकर्ता थे स्वीडन के आर्विड कार्लसन, नोबेल पुरस्कार था वर्ष 2000 में। औषधीय एल डोपा, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, लक्षण संतुलन बिगड़ना और हाथ कांपना आदि। इसके संतुलन बिगड़ जाता है, हाथ कांपते आदि। मधुमेह की बात करेंगे, डायबिटीज की। इसका कारण क्या है? इंसुलिन का स्राव कम होना, रक्त में शर्करा का बढ़ जाना। यानी कि मधुमेह है जो डायबिटीज, इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है और रक्त में शर्करा का बढ़ जाना। सही है, इंसुलिन कम स्रावित होता है। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेदिक उपचार है मेथी का बीज, करी पत्ता। मेथी के बीज और करी पत्ता इसका आयुर्वेदिक उपचार है। इंसुलिन का अध्ययन करेंगे तो बेंटिंग तथा मैक्लॉयड वर्ष 1923 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया इसमें, इंसुलिन के अध्ययन में। बेंटिंग तथा मैक्लॉयड ने 1923 में। निदान की बात करें, डायग्नोज, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड, क्या होता है? ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन होता है, जिससे डायजी जो है इसका इंसुलिन का पता चलता है, या फिर इसका जो आपका रोग है मधुमेह डायबिटीज का पता चलता है, ठीक है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन याद रखना, ये HbAl यानी कि ग्लाइको सी का मापन होता है, ये होता है। ये हो गया। आते हैं मिनीमाटा रोग पर। मिनीमाटा डिजीज क्या है? इसका कारण है पारा यानी कि मरकरी से उत्पन्न विषाक्तता होती है, पारे से। उत्पत्ति स्थल है जापान की मिनीमाटा खाड़ी, यहाँ से होता है मिनीमाटा रोग। तो किस होता है? पारे से। प्रभावित अंग है इसका केंद्रीय तंत्र का तंत्र। लक्षण क्या है? शरीर के अंग, होठ तथा जीभ का काम न करना, आंखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन की स्थिति आ जाती है इसमें, ठीक है। मिनीमाता रोग में पारा से उत्पन्न विषाक्तता। उत्पत्ति स्थल है इसका जापान का मिनीमाता खाड़ी, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। लक्षण है शरीर के अंग, होठ तथा जीभ का काम न करना, आंखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन की स्थिति। साइट डिफेक्ट दोस्तों, साइट डिफेक्ट्स बोलते हैं दृष्टि दोष। अब बिंदुकता इसे बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म होता है। लक्षण क्या है? लक्षण व्यक्ति की संपूर्ण दृश्यता में कमी। उपचार बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग होता है। ये लक्षण क्या है? व्यक्ति की संपूर्ण दृश्यता में कमी। उपचार हो गया बेलनाकार लेंस का प्रयोग यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग होता है इस उपचार में। सिलेंड्रिकल याद रखना, दृष्टि दोष में, स्लाइट डिफेक्ट में। अब बिंदुकता कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म आता है, समझ गए आप? लक्षण क्या है? संपूर्ण दृश्यता में कमी यानी कि आंख से दिखता नहीं है, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। अग्नाशय की बात करेंगे। अग्नाशय दोस्तों लैंगरेंस की दीप का काम करता है। बीटा कोशिका निकलती है, अल्फा कोशिका है, डेल्टा कोशिका, एफ कोशिका या बहिस्रावी अग्नाशय होता है इससे। मधुमेह रोग के कारण क्या है? अग्नाशय है। आमाशय की बात हो रही है, अग्नाशय और आमाशय की बात हो रही है। बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का कम उत्पादन होता है। यहाँ से बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का कम उत्पादन होता है। कम इंसुलिन का रक्त प्रवाही होता है, ब्लड वेसल्स व रक्त प्रवाह जो ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश होता है, कम इंसुलिन, और रक्तवाहिनी में कम जाता है क्या? इंसुलिन दोस्तों। इसलिए क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाती है। आमाशय व आंत व भोजन से ग्लूकोज में परिवर्तन। आमाशय व आंत में भोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, ग्लूकोज में, जिससे एनर्जी मिलती है।
ग्लूकोज का रक्त वाहिनी व रक्त प्रवाह में प्रवेश हो जाता है, ये आमाशय में होता है, स्टमक में। ठीक है, ये बात समझ गया। मधुमेह रोग के कारण हो गया, आमाशय भी होता है। कम इंसुलिन के कारण शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का उपयोग ना हो पाना, यानी इंसुलिन कम है तो जो उसकी कोशिकाएं, सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का उपयोग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, इसलिए रुधिर वाहिनी में ग्लूकोज का जमा हो जाता है। कहाँ पर? रुधिर वाहिनियों में ग्लूकोज का जमा हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, ये रोग हो जाता है मधुमेह रोग का कारण। समझ रहे हैं आप? पूरी बात समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसुलिन उत्पादन हेतु जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग। ये जीवाणु है, एक प्लाज्मिड, डीएनए का एक छोटा खंड होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में इसका रिस्ट्रिक्शन क्या, एंडोन्यूक्लियस होता है, एंजाइम द्वारा खंडन होता है इसका, कटिंग। मानव में इंसुलिन उत्पन्न करने वाला जीन को प्लाज्मिड में निवेश करता है, ये होता है इंसर्शन। अभियांत्रिकी जो है प्लाज्मिड का पोषी जीवाणु में निवेश होता है। जीवाणु में विभाजन तथा इंसुलिन उत्पादन का प्रारंभ होता है। अभियांत्रिकीकृत प्लाज्मिड का पोषी जीवाणु में निवेशन होता है, जीवाणु में विभाजन तथा इंसुलिन उत्पादन का प्रारंभ होता है। समझ रहे हैं आप? ये पूरा होता है। उसके बाद बात करेंगे परीक्षा उपयोगी कुछ। ल्यूकेमिया के कारण श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। रक्त कैंसर का उपचार होता है कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32। ट्यूमर संशोधित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर नियंत्रण के लिए। कैंसर नियंत्रण के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर नियंत्रण के लिए। परीक्षा उपयोगी सेरेब्रल पॉल्सी सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पॉल्सी सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है मस्तिष्क। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आर्विड कॉल्सन्स का। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के लिए, विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आर्विड कार्लसन्स को। तो यह परीक्षा उपयुक्त। तो सेरेब्रल पॉल्सी सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है मस्तिष्क। और पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया गया था? पार्किंसंस के लिए आर्विड कार्लसन्स को। दोस्तों गॉट इट। नेक्स्ट बात होता है, अब आते हैं हृदयघात अटैक पे, हृदयघात हार्ट अटैक पे और पीलिया पे बात करेंगे। इसका कारण है जो तंतु ऊतक है गाइस, फाइब्रस टिश्यूज में चकत्ते एवं कोलेस्ट्रॉल तथा लिपिड पदार्थों का जमा हो जाना। समझ रहे हैं? तंतु जो ऊतक है, फाइब्रस टिश्यूज में चकत्ते व कोलेस्ट्रॉल तथा लिपिड जो फैट होता है उसका जमा हो जाना, ये कहलाता है क्या? उसका कारण बनता है हृदयघात का। ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं इसको। हृदय धमनियों में रक्त का थक्का बन जाता है। बढ़ावा देने वाला कारण क्या है? मोटापा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर है, धूम्रपान करना, वसायुक्त आहार ले रहे हैं आप, तो ये सब इसके कारण है। निदान क्या है? कैथ लैब। क्या है? कैथ लैब, कैथलाइजेशन लेबोरेटरी। प्रभावित अंग है इसका हृदय। उपचार की बात करें, औषधियां हैं, रुधिर स्कंदन रोधी औषधियां हैं, एंटीकोगुलेंट, उसका उदाहरण है एस्पिरिन। शल्य चिकित्सा की बात करेंगे, हृदय की बाईपास सर्जरी होती है। हृदय धमनी में शरीर से दूसरी धमनी जुड़ना, ये इसका कारण है। छाती की मेमोरी धमनी, हाथ से रेडियल धमनी और पैर से सेफनस धमनी निकल जाती है। हृदय धमनी में शरीर से दूसरी धमनी जुड़ना, यानी कि छाती की मेमोरी धमनी, हाथ से रेडियल धमनी और पैर से सेफनस धमनी, ये निकाली जाती है। हृदय धमनी में शरीर से दूसरी धमनी जुड़ी जाती है, छाती की मेमोरी और हाथ से रेडियल और पैर से सेफनस धमनी। आवाज आओ इधर। पीलिया में दोस्तों इसे पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग प्रभाव क्या है? यकृत लिवर खराब होना या मृत्यु संभव है इसमें रोग में। दोस्तों क्या है? यकृत यानी लिवर खराब होना, इसका मृत्यु संभव है। लक्षण क्या है? मूत्र पीला यानी हरा होना, मूत्र पीला हरा होना, त्वचा व नेत्र पीले पड़ जाना। प्रभावित अंग है लिवर। कारण क्या है? बिल्लुबिन का शरीर में फैल जाना, बिल्लुबिन का शरीर में फैल जाना इसका कारण है। क्लोन भेड़ डॉली की जन्म की प्रक्रिया, ये भेड़ फर्स्ट और ये भेड़ सेकेंड। भेड़ फर्स्ट से ली गई स्तन कोशिका जो है, स्तन कोशिका से न्यूक्लियस यानी केंद्र का विभाजन किया गया और भ्रूण का भेड़ थर्ड है या सैरोगेट में प्रत्यारोपण किया गया। और भेड़ सेकंड से क्या लिया गया? अंड कोशिका। भेड़ फर्स्ट से ली गई स्तन कोशिका, भेड़ सेकंड से ली गई अंड कोशिका। केंद्रविहीन अंड कोशिका होती है, संलयित कोशिका है। विभाजन के परिणामस्वरूप भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भेड़ थर्ड या सैरोगेट बन जाती है। और उसके बाद होता है क्लोन भेड़ डॉली का जन्म हुआ, जो कि एक आनुवंशिक रूप से भेड़ फर्स्ट के समान है। कौन सी? एक क्लोन भेड़ जो आनुवंशिक रूप से भेड़ फर्स्ट के समान है। कुछ और देखते हैं। एनोसिमिया कहते हैं गंध संवेदना की कमी, यानी इसमें आपको गंध नहीं आती है, सूंघने की शक्ति आपकी क्षीण हो जाती है। हानिकारक विकिरण से सबसे कम सुप्रभाव अंग है, हानिकारक विकिरण से सबसे कम सुप्रभाव अंग है मस्तिष्क। हानिकारक विकिरणों से ऐसा होता है। इंटरफेरॉन शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रोटीन है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला प्रोटीन है ये इंटरफेरॉन। ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का रक्त कैंसर है। ल्यूकोडर्मा सफेद दाग वाला त्वचा रोग है।
हल्द्वानी स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला है जिसका नाम है रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। क्या है? DIBER। हल्द्वानी स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु औषधि है। क्या है? ल्यूकोस्किन। याद रखना, ल्यूकोस्किन है दोस्तों। तो किसने बनाया? हल्द्वानी स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ल्यूकोस्किन। एनिस्मिया या अग्रहणता संबंधित है सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से। नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नॉक्सी सिंड्रोम होता है फ्लोराइड के लिए उत्तरदायी। नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है फ्लोराइड। मिनीमाता व्याधि का कारण है पारा। एलर्जी के कारण उत्पन्न बीमारी है अस्थमा। इटाई रोग होता है कैडमियम से। केवल दूध अंडा और रोटी खाने से कौन सा रोग हो सकता है? वह है स्कर्वी रोग। दूध अंडा रोटी खाना तो स्कर्वी रोग, यानी कि विटामिन सी की नीड होती है आपको। ल्यूकोस्किन नामक औषधि का इस्तेमाल किया ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए। बच्चों में प्रोटीन न्यूनता के कारण होने वाला रोग है मैरिस्मस। अबिंदुकता एक बीमारी है आंखों की। निकट दृष्टि दोष की ठीक किया जाता है अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस से। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पक्ष की। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पक्ष की। मदिरा के अति सेवन से होता है यकृत का शोषण रोग। मदिरा यानी कि वाइन के अति सेवन से होता है यकृत का शोषण रोग। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है गुर्दा को। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। सीयूटी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। सीयूटी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। कलाई खंज का रोग अधिक मात्रा में खाने से होता है खेसारी दाल। जो कलाई खंज का रोग है अधिक मात्रा में खाने से होता है खेसारी दाल। कुछ और है इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। लाइक शेयर प्लीज आप बना कर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। स्लीप एपनिया क्या है? निद्रा संबंधी विकार है। एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी प्रोपसीय रोग है, इसे बोलते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्या है? एम्फाइसीमा। औषधीय कैप्सूलों का बाह्य आवरण निर्मित होता है मांड स्टार्च से, जो आसानी से पच जाए आपके स्टमक में। तो औषधीय कैप्सूलों का बाह्य आवरण निर्मित होता है मांड यानी कि स्टार्च से। लिवर सिरोसिस का प्रमुख कारण है अत्यधिक मदिरा सेवन। कई बार लोग मदिरा का सेवन नहीं करते फिर भी लिवर सिरोसिस हो जाता है। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस संबंधित है। यह है मुंह से मुंह में छाले और बाद में मुंह के अंदरूनी भाग कठोर हो जाना। यह है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। खुजलाने में खाज मिटती है, ये होता है प्रतिहिस्टामिन रसायन का उत्पादन बढ़ने से। एंटी हिस्टामिन जो होता है वो जो केमिकल आपकी बॉडी में उत्पादित होता है बढ़ जाता है उसका उत्पादन प्रोडक्शन, इसलिए खुजलाने से खाज मिटती है। विविध की बात करेंगे। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। केंचुआ हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। इसके केंचुए का हीमोग्लोबिन उसकी प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन होता है। स्पिगोमैनोमीटर होता है रक्त दाब का मापक यंत्र। RH कारक बंदर में। प्रतिजन होते हैं, ये पित्तपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण के उद्दीपित करते हैं। प्रोटीन होता है मानव रक्त की श्यानता का कारण। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, ये गुर्दे की पथरी। यकृत की बात करें तो यूरिया की उत्पत्ति का कार्य है। एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन जो है आमाशय यानी प्रोटीन का पाचन करता है, ये याद रखना। जो एंजाइम है पेप्सिन आमाशय प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो अग्नाशय है। टाइलिन की बात करें तो लार ग्रंथि है दोस्तों। एंजाइम क्या है? पेप्सिन, ये आमाशय प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय है, टाइलिन लार ग्रंथि है। एंजाइम क्या है? पेप्सिन आमाशय प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो यह अग्नाशय, टाइलिन है लार ग्रंथि। गैस्ट्रिन की बात करेंगे तो हार्मोन आमाशय की जी सेल तथा ग्रंथि से निकलता है गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन जो है हार्मोन आमाशय की जी सेल से तथा ग्रंथि से। आमाशय की बात करें प्रोटीन का पाचन यहीं से प्रारंभ होता है आमाशय से। प्रोटीन का पाचन पेट से आरामाशय स्टमक से प्रारंभ होता है प्रोटीन का। गैस्ट्रिन हो गया हार्मोन आमाशय की यानी स्टमक की जी सेल तथा ग्रंथि में, ये हार्मोन हो गया। एंजाइम जो है पेप्सिन है आमाशय प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन अग्नाशय और टाइलिन लार ग्रंथियों में पाया जाता है। यकृत यूरिया की उत्पत्ति का कार्य करता है। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। प्रोटीन होता है मानव रक्त की श्यानता का कारण बनता है। प्रोटीन मानव रक्त की श्यानता विस्कोसिटी का कारण बनता है। प्रतिजन प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है। RH कारक होता है बंदर। स्पिगोमैनोमीटर होता है रक्तदाब का मापक यंत्र। हीमोग्लोबिन होता है प्रोटीन। केंचुआ होता है हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। और रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन पे आते हैं और इसकी परिभाषा। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में प्राय नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी और अनुक्रमणीय होता है। कैसा? स्थायी और अनुक्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है, सो प्लीज मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है दूध से दही का बनना। नंबर 1, दूध से दही का बनना, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में
कोई नई चीज नहीं बनती है, नई वस्तु नहीं बनती है, इसलिए केमिकल चेंजेस में उसी चीज को चेंज किया जा सकता है। यानी कि दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फलों का पकना एथिलीन की वजह से, ये भी एक रासायनिक उदाहरण है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी एक रासायनिक केमिकल का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का दूध का इकट्ठा होना, ये भी समझ रहे हैं। दूध से दही का बनना, लकड़ी से कोयले का बनना, लकड़ी से कोयले का बनना, फलों का पकना, लोहे में जंग का लगना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, कपूर का जलना, और दूध का खट्टा होना और खून का थक्का बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दूध से दही का बनना, लकड़ी से कोयले का बनना, फलों का पकना, लोहे में जंग का लगना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, कपूर का जलना, दूध का खट्टा होना और खून का थक्का बनना, ये सब केमिकल परिवर्तन के उदाहरण हैं। विलयन पे आओ। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? विलयन। और जल में घुला हुआ नमक, ये भी विलयन का उदाहरण है। विलयन के घटक ये होते हैं विलायक, जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है वो विलायक है, जैसे पानी। विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलय जिसे घोला जाता है वो है विलय, जैसे नमक, चीनी आदि। विलयन में विलय की मात्रा कम होती है, विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। विलयन के प्रकार समझो। तनु विलयन होता है जिस विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम हो से कहते हैं तनु विलयन। शांत विलयन, जिस विलयन में विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है कैसे आते हैं? शांत विलयन। संतृप्त विलयन, ऐसी अवस्था जब विलयन में विलय घुलना बंद हो जाता है उसे कहते हैं संतृप्त, यानी विलय घुलना बंद हो गया है। असंतृप्त विलयन, ऐसी अवस्था जब विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके। अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक और विलय की मात्रा कम हो से कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अब आओ भाइयों पराशरण पे। पराशरण क्या है? चीनी के कण मान लो ये हैं और ये है आपकी जल की कण। अर्ध पार्क में झिल्ली इधर लगी हुई है, ये वाली। जल के अणुओं की गति पराशरण करती है जल के अणु में, जल के अणुओं की गति पराशरण की तरफ ले जाती है जल के अणुओं में अर्ध पार्क में झिल्ली के थ्रू। विलायक के अणुओं का अर्ध पार्क में झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से शांत विलयन की ओर सतह प्रवाह कहता है स्पॉन्टेनियस फ्लो, उसे कहते हैं पराशरण। अर्ध पार्क में झिल्ली सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है, ऐसी झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं, परंतु विलय सॉल्यूट के अणुओं को नहीं दोस्तों। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ऐसी झिल्लियां हैं जो केवल विलायकों के अणुओं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं, परंतु विलय यानी सॉलिड के अणुओं को नहीं जाने देती, तो अर्ध पार्क में झिल्ली कहलाती है। बात करें परीक्षा दृष्टि। जल अपघटन की हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा उत्पादन होता है। हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा अपघटन होता है, ऊर्जा उत्पादन ऊष्मा के रूप में। समझ रहे हैं? जल अपघटन जो है ऊर्जा उत्पादन उत्पन्न होती है, हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। समझ रहे हैं? जल अपघटन में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पाश्चराइजेशन संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से, पाश्चराइजेशन संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, द्रव का क्वथनांक अशुद्धियों के कारण बढ़ जाता है। ठोस कपूर से कपूर वास बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना उदाहरण है संक्षारण का। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है उभयधर्मी, यानी बेसिक और एसिडिक। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन 46.8 भूपर्पटी पर। पृथ्वी पर पाए जाने वाला रासायनिक तत्वों की संख्या लगभग 118। हीरा एक रासायनिक संरचना है कार्बन की। हीरा किससे बना है दोस्तों? कार्बन से बना हुआ है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अकार्बनिक रसायन। तत्वों का वर्गीकरण आवर्त श्रेणी पीरियड टेबल की चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देखो जरूरी है। आधुनिक आवर्त श्रेणी का विकास किया हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले द्वारा इसका विकास किया गया। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त श्रेणी का प्रथम वैज्ञानिक विकास था दिमित्री मेंडलीव द्वारा, जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विकास हुआ। मेंडलीव का आवर्त नियम है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों की आवर्ती फलन होते हैं। आवर्तता नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत संयोजन होता है। आवर्तता नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत संयोजन होता है, ये इसका कारण है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म व उपयोग। तत्व की बात करेंगे। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता। दैट्स कॉल्ड तत्व यानी एलिमेंट। प्रमुख प्रकार की बात करें धातु यानी मेटल्स और धातुएं नॉन मेटल्स, उपधातु यानी सेमी मेटल्स और मेटलॉइड। धातुएं प्लस माइनस उपधातुएं होती हैं। प्रमुख सोर्स की बात करें भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। धातुओं की बात करेंगे मेटल्स। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। जो सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु क्या है? इसे कहते हैं एल्यूमिनियम। समझ रहे हैं? एल्यूमिनियम। तो कौन सा? एल्यूमिनियम है ये। प्रकृति में इसकी बात करें, प्रकृति में प्राप्ति की धातुओं की, यह मुक्त अवस्था में नेटिव स्टेट में तत्व रूप में प्राप्ति होती है। उदाहरण क्या है? कम सक्रिय धातुएं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम आदि, ये क्या है? कम सक्रिय धातुएं मुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में कंबाइंड स्टेट,
यौगिक रूप में प्राप्ति है। उदाहरण अधिक सक्रिय धातुएं और जैसे कैल्शियम और पोटेशियम आदि की बात हो रही है। ठीक है, धातुएं क्या है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम, प्रकृति में प्राप्ति है, मुक्त अवस्था में नेटिव स्टेट में तत्व रूप में प्राप्ति होती है। उदाहरण कम सक्रिय धातुएं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम आदि। संयुक्त अवस्था में कंबाइंड स्टेट यौगिक रूप में प्राप्ति है। उदाहरण अधिक सक्रिय धातुएं जैसे कैल्शियम और पोटेशियम आदि। अधातुओं की बात करेंगे, ये क्या है, अधातुएं गुणधर्म विशेषता की बात करें, अधातुएं सामान्य तापमान पर प्राय ठोस, द्रव व गैस तीनों ही रूप में पाई जाती है। जो अधातु है, अधातुओं में सामान्यतः धातु के समान धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। अधातुओं में आयोडीन जिसमें चमक होती है सिर्फ एक अपवाद है। समझ रहे हैं, अधातुएं जो है गुणधर्म विशेषता में बता रहा हूँ, अधातुएं सामान्य तापमान पर प्राय ठोस, द्रव व गैस तीनों ही रूपों में पाई जाती हैं। अधातुओं में सामान्यतः धातु के समान धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद है आयोडीन जिसमें चमक होती है। अधातुओं में अघात वर्धता का गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं में अघात वर्धता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद है ग्रेफाइट जो कि एक विद्युत का सुचालक होता है, ये अपवाद है। और ये अधातु है, अधातुएं भंगुर होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए याद रखो, अधातुओं में अघात वर्धता की गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं में तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद सिर्फ है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है। अधातुएं भंगुर होती हैं। कार्बन उसके भिन्न रूपों की चर्चा करेंगे। इस देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी है आपके लिए भी, हमारे लिए भी दोस्तों, क्योंकि आप तक ये पहुंचेगी वीडियो नेक्स्ट जो भी आएंगी, और लेकिन हमारे लिए आपके लिए मोरल सपोर्ट रहेगा आपका। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन। ये होते हैं अधात्विक तत्व। परमाणु क्रमांक है कार्बन का 6, क्रमांक 6। सर्वाधिक यौगिक वाला तत्व क्या है, सर्वाधिक यौगिक वाला तत्व है संयोजन इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2। अबंध होता है बॉन्ड का प्रकार। सह सहयोजी आबंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आवर्त सारणी में स्थान है समूह 14, आवर्त है पीरियड 2। भूपर्पटी में केवल 0.02 कार्बन होता है इसमें भूपर्पटी। हीरा कार्बन का ही अपर रूप है। प्राकृतिक सोर्स है किम्बरलाइट। क्रांतिक कोण है 24 डिग्री। चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विशेषता क्या है, कठोरतम प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, कहाँ पर, कठोरतम प्राकृतिक तत्व है ये, कौन सा, हीरा। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है। मापन की इकाई कैरेट है। एक कैरेट हीरा होता है 200 मिलीग्राम का। कांच को काटने में और आभूषण के रूप में इसका प्रयोग होता है हीरे का। कांच को काटने में भी इसका यूज होता है। कार्बन के अपर रूप एलोट्रोप्स की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहे। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर भिन्न भौतिक गुणों वाले कार्बन प्रतिरूप कहलाते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर भिन्न भौतिक गुणों वाले कार्बन प्रतिरूप कहलाते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन 3 अपर रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय और अवाहीन। क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय और अवाहीन की बात हो रही है। उदाहरण है क्रिस्टलीय हीरा होता है क्रिस्टलीय रूप में, ग्रेफाइट होता है क्रिस्टलीय रूप में, और फुलरीन होता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स के उदाहरण है अपर रूप की। कोयले के प्रकार, लिग्नाइट लगभग 25 से 35%। सब बिटुमिनस होता है लगभग 35 से 45%। बिटुमिनस 45 से 85%। एंथ्रासाइट होता है लगभग 85% से अधिक। कोयले के प्रकार हैं, सबसे ज्यादा कार्बन इसमें होता है, इंपोर्टेंट यही है। ये सबसे कम होता है इसमें 25 से 35 लिग्नाइट, उसके बाद सब बिटुमिनस, उसके बाद बिटुमिनस और एंथ्रासाइट लास्ट में है, याद रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट क्या है, ये उच्च गलनांक है, मुलायम होता है, विद्युत और ताप का सुचालक होता है। उपयोग है परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में। पेंसिल में इसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग होता है। स्नेक के रूप में इसका उपयोग होता है। संरचना है षटकोणीय समूह, षटकोणीय व्यू इसकी संरचना है। फुलरीन की बात करेंगे, अन्य नाम क्या है, बंक मिश्र फुलरीन है इसका कारण फुलरीन खोज करता है आर बंक मिश्र फुलरीन। अत्यधिक स्थायी संरचना है फुलरीन की, 20 षटभुजों तथा 12 पंचभुजों में निर्मित है। रासायनिक संरचना इसकी C60, अत्यधिक अभिक्रियाशील है ये फुलरीन। समझ रहे हैं, अन्य नाम क्या है, बंक मिस्टर फुलरीन, आर बंक मिस्टर फुलेर है। अत्यधिक स्थायी संरचना, 20 षटभुज और 12 पंचभुजों से निर्मित, रासायनिक संरचना C60 और अत्यधिक अभिक्रियाशील है ये फुलरीन। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन के समस्थानिक, C612, C613, C614। C6 जो 14 है एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है, और C614 का उपयोग, ये रेडियो समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय, इसका उपयोग जीवाश्म आयु ज्ञात करने में किया जाता है। कार्बन के समस्थानिक की बात हो रही है। धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता यानी कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा, पोटेशियम। यह है मेटल्स की, धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता की चर्चा हो रही है। कौन सा है, पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील है और सबसे कम के अभिक्रियाशील। यहाँ से समझो, यहाँ से थोड़ा आपको लगाते हैं इधर, तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है कौन सा, पोटेशियम,
उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी कि ये चारों याद रखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, KNaCAMg। उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक और फेरस, उसके बाद पैब, कॉपर और पारा, चांदी और स्वर्ण, Xg, Ag और Ag। ये सबसे कम क्रियाशील है स्वर्ण, उसके बाद चांदी, फिर पारा, फिर कॉपर, फिर लेड, फिर ये लोहा। जिंक लोहे से ज्यादा है, एल्युमिनियम जिंक से ज्यादा है, और एल्युमिनियम से मैग्नीशियम ज्यादा है, कैल्शियम फिर सोडियम और पोटेशियम की बात हो रही है। पोटेशियम खनिज अयस्क मिनरल्स और उसकी बात हो रही है। ये क्या है? सिल्वाइन होता है पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वाइन है पोटेशियम क्लोराइड होता है इसका मेन कारण दोस्तों। क्या है? सिल्वाइन पोटेशियम क्लोराइड, KCl बोलते हैं। सोनाइट होता है K2MgSO4 twice 6H2O, सोनाइट। और कार्नेलाइट, तो पोटेशियम खनिज के अयस्क हैं सिल्वाइन यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, सोनाइट याद रखना, कार्नेलाइट याद रखना, ये कार्नेलाइट का ये फॉर्मूला, ये पोटेशियम खनिज की और सर्वाधिक अपक्रियाशील होता है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। मैग्नीशियम के खनिज समझो, मैग्नीशियम जो होता है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सोमाइट, इप्सम रबड़ बोलते हैं, एप्सोमाइट और किजेराइट, ये आते हैं। तो मैग्नीशियम है, मैग्नेसाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, डोलोमाइट, किजेराइट और एप्सोमाइट, ये मैग्नीशियम की खनिज है अयस्क। कैल्शियम के समझो, धातुओं में बाद में चर्चा करेंगे। कैल्शियम की बात करेंगे, क्या है कैल्शियम के खनिज? ये कैल्शियम के खनिज अयस्क लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के बाद कैल्साइट, कैल्साइट, लाइमस्टोन, जिप्सम, जिप्सम और फ्लूओरस्पार, क्या है फ्लूओरस्पार, फ्लूओरस्पार, ये इसके कैल्शियम खनिज हैं। नेक्स्ट बात करेंगे धातुओं की। धातु क्या है? खनिज है। धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उसे कहते हैं खनिज। अयस्क, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है वो कहलाते हैं अयस्क, जिनसे धातु निकालना आसान होता है। सोडियम खनिज पे आ जाओ, मिनरल और सोडियम। पोटेशियम के बाद सबसे अपक्रियाशील क्या है? सोडियम। ये होता है बोरेक्स, जिससे सोडियम निकाल लेते हैं। चिली सॉल्ट बीटर, बोरेक्स और चिली सॉल्ट बीटर हो गया। साधारण नमक से भी निकालते हैं। ग्लोबराइट से सोडियम खनिज, क्रायोलाइट से, समझ रहे हैं, क्रायोलाइट, ग्लोबराइट, साधारण नमक, चिली सॉल्ट बीटर, बोरेक्स। एल्युमिनियम खनिज की बात करेंगे, यह डायस्पोर, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरेंडम, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको इंपोर्टेंट लगा लो। ये डायस्पोर, डायस्पोर किसका खनिज है या अयस्क है? ये एल्युमिनियम का डायस्पोर, बॉक्साइट भी है, क्रायोलाइट और कोरेंडम भी है। ठीक है। नेक्स्ट कॉपर खनिज की बात करेंगे। कॉपर खनिज है, इसको कहते हैं कैल्कोसाइट, एजूराइट। कॉपर खनिज है, अयस्क हैं कैल्कोसाइट और एजूराइट। दूसरा है मेल्काइट और क्यूप्राइट, समझ रहे हैं। तो कॉपर के कौन कौन से हो गए? कैल्कोसाइट हो गया, क्यूप्राइट हो गया, मेल्काइट हो गया और एजूराइट हो गया। एक कॉपर खनिज है, उसके अयस्क के कारण है। जिंक खनिज है, उसकी अयस्क की बात करेंगे, ये हो गया जिंक ब्लेड, जिंकाइट, ये होता है फ्रैंकलिनाइट और कैलामीन। ये जिंक खनिज है, उसके अयस्क के कारण है कौन कौन से? जिंकाइट, जिंक ब्लेड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामीन, कैलामीन, फ्रैंकलिनाइट, कैलामीन, फ्रैंकलिनाइट, फ्रैंकलिनाइट, जिंक ब्लेड और जिंकाइट, ये इसके मिनरल्स के उदाहरण है। मैग्नीज खनिज में इसमें मैग्नाइट, मैग्नाइट हो गया, होस्मेनाइट और पारोलोसाइट हो गया। यानी मैग्नाइट, होस्मेनाइट, मैग्नीशियम का, मैग्नीज खनिज का, इसका मैग्नाइट हो गया, होस्मेनाइट हो गया और पारोलोसाइट हो गया। लेड खनिज की बात करें तो लेड में गैलेना, सिरुसाइट और मेटलोकाइट हो गया। क्या हो गया? मेटलोकाइट हो गया, मेटलोकाइट, मेटलोकाइट हो गया लेड का दोस्तों, सिरुसाइट हो गया, गैलेना हो गया और मैग्नीज, मैग्नीज के मैग्नाइट है वो होस्मेनाइट और पारोलोसाइट। ये आ सकता है मैचिंग में, तो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट दीज थिंग्स ना, गॉट इट। अब आते हैं फेरस पे। फेरस आयरन खनिज या अयस्क में। मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4, हेमेटाइट हो गया Fe2O3। ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट हो गया, आयरन पायरेट हो गया, सिडेराइट हो गया। सिल्वर खनिज पे आ जाओ, नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइट और कैरार्जीराइट। कैरार्जीराइट हो गया, अर्जेंटाइट हो गया और नेटिव सिल्वर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट परीक्षा दृष्टि से टिन का अयस्क है, ये होता है कैसिटेराइट। टिन का अयस्क हो गया, टिन का अयस्क कैसिटेराइट हो गया SnO2। मरकरी का अयस्क हो गया सिनेबार, आता है याद रखना सिनेबार, मरकरी का। और टिन का हो गया कैसिटोराइट। मालिक और नीलम का रासायनिक रूप हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। मालिक और नीलम का रासायनिक रूप है एल्युमिनियम ऑक्साइड। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट। बेलाडेला, बेलाडेला प्रमुख खनन केंद्र है छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट लो अयस्क के लिए। तो बेलाडेला प्रमुख खनन कहाँ है? ये माइन है हेमेटाइट लो अयस्क के लिए। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ मिश्र धातु हैं, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं, इंपोर्टेंट है। किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण से प्राप्त पदार्थ होता है मिश्र धातु। किसी धातु में अन्य धातु या कार्बन जैसी अधातुओं के मिश्रण से प्राप्त पदार्थ मिश्र धातु कहलाता है। उदाहरण है
पीतल, स्टील, गन मेटल, रांगा हुआ, कांसा आदि। पीतल हो गया, स्टील हो गया, गन मेटल, रांगा हुआ, कांसा आदि क्या है, मिश्र धातुओं के उदाहरण है। पीतल, स्टील, गन मेटल, रांगा हुआ, कांसा आदि उदाहरण। परीक्षा दृष्टि से समझो। अमलगम बनाने वाली धातु है पारा। जो अमलगम बनाता है वो धातु दोस्तों पारा। टांका या शोल्डर के अवयव है। टांका में 68% सीसा पाया जाता है और 32% टिन पाया जाता है। किसमें? टांका या शोल्डर के अवयव में। अमलगम बनाने वाली धातु हो गई पारा, टांका या शोल्डर के अवयव हो गए सीसा 68%, टिन हो गया 32%। यौगिक जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। यौगिक जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग क्या पड़ जाता है, हवा में क्या पड़ जाता है, हवा में फीका पड़ जाता है, वो यौगिक कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। गैल्वेनाइजेशन में प्रयुक्त प्रमुख पदार्थ है जस्ता। गैल्वेनाइजेशन में प्रयुक्त प्रमुख धातु है वो है जस्ता दोस्तों। अब आते हैं प्रमुख मिश्र धातुओं पे क्या क्या है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मिश्र धातु है। पीतल क्या है? पीतल तांबा और जिंक का एक प्रमुख क्या है, मिक्सचर है। यानी कि तांबा होता है पीतल में और जिंक होता है। याद रखना पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक होता है। बर्तन व सजावटी सामान के काम आता है पीतल। पीतल क्या है, तांबा और जिंक का मिक्सचर है। स्टील की बात करेंगे, लोहा और कार्बन का भवन निर्माण में काम आता है स्टील, भवन निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे, इसमें लोहा होता है, याद रखना, ये आता है क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है। क्या होता है? लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन होता है स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, क्या होता है? लोहा हो गया, लोहे के बाद क्या हो गया, लोहे के साथ निकेल हो गया, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है, बर्तन, खेल के सामान वगैरह बनाने में ये स्टेनलेस स्टील काम आता है, खेल के सामान, बर्तन वगैरह बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। टांका शोल्डर होता है, सीसा और टिन होता है। टांका शोल्डर में क्या होता है, सीसा और टिन होता है जो इसमें लगा होता है। क्या होता है, टांका और सीसा। टांका शोल्डर में सीसा और टिन, दो जोड़ों के मध्य टांका लगाना इसका काम है। कांसे की बात करेंगे, तांबा और टिन होता है। मूर्ति, जहाज व सिक्कों के निर्माण में काम आता है। मूर्ति, जहाज व सिक्कों के निर्माण में। कांसा की बात करेंगे, तांबा और टिन। जर्मन सिल्वर, तांबा हो गया, निकेल हो गया और जिंक हो गया। जर्मन सिल्वर में बात करेंगे तो तांबा, निकेल और जिंक हो गया, बर्तन व आभूषण में काम आता है। बेल मेटल की बात करेंगे, तांबा और टिन की बात हो रही है। घंटी का निर्माण में काम आता है ये बेल मेटल, तांबा और इसमें भी टिन होता है, एसएन जिसे टिन कहते हैं। गन मेटल होता है जिसमें टिन, जिंक और तांबा होता है। बेरिंग, स्टीम पाइप फिटिंग्स व हाइड्रोलिक वॉल्व होते हैं इसमें। बेरिंग है, स्टीम पाइप फिटिंग्स व हाइड्रोलिक वॉल्व है। एल्निको की बात करेंगे, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट व लोहे की बात हो रही है। एल्युमिनियम, इसमें एल्निको में क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, लोहा होता है। शक्तिशाली स्थायी चुंबकों का निर्माण होता है। नाइक्रोम, निकेल व क्रोमियम प्लस अल्प मात्रा में लोहा मैंगनीज की व्यवस्था होती है इसमें। नाइक्रोम में निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, अल्प मात्रा में लोहा एवं मैंगनीज हो गया। तापीय अवयन यानी क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट का निर्माण होता है। ब्रिटेनिया मेटल क्या है, टिन हो गया, उसमें एंटीमनी हो गया और तांबा होता है। विभिन्न बर्तनों का निर्माण होता है इससे, यानी कि टिन, एंटीमनी और तांबा से विभिन्न बर्तनों का निर्माण होता है। ब्रिटेनिया मेटल की बात हो रही है। गॉट इट, ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ इधर सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है दोस्तों, यह है परमाणु संख्या इसकी 14, प्रमुख काम है इसका कंप्यूटर चिप के निर्माण में काम आता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव कौन से हैं, राइजोबियम जेनोपिकम। कौन सा, राइजोबियम जैपोनिकम, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। और राइजोबियम लेगुमिनोसेरस, ये क्या है, राइजोबियम लेगुमिनोसरम, ये क्या है, ये भी बैक्टीरिया हैं दोस्तों, बैक्टीरिया, जीवाणु, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया के बाद हो गया एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया और जीवाणु हो गया, और राइजोबियम जैपोनिकम होगा और राइजोबियम लेगुमिनोसेरस हो गया दोस्तों। परमाणु संख्या की बात करें हो गया सिलिकॉन। अब नाइट्रोजन पे आता हूँ। प्राप्ति क्या है इसकी, गैसीय अवस्था में। प्रमुख उपयोग की बात करेंगे, जंतुओं के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है उर्वरक बनाने में। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन का नाइट्रेट में रूप में ग्रहण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे गाइस हाइड्रोजन से, अगले चैप्टर पे अगली बात करेंगे अगले वीडियो में। हाइड्रोजन से बात करेंगे नेक्स्ट। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस का ये क्या है, घटना चक्र है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चित्रात्मक प्रति है, इसलिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट सभी से यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और देखते रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, बने हमारे साथ।